Hello, my dear students. I welcome you all on behalf of JK Shah classes in this wonderful super quick revision of Inter CA November 2021 exam. I am Professor Abbas Ali Nandolia. By qualification, I am Chartered Accountant and working with the JK Shah classes since more than 5 years. I was JK Shah classes student and after becoming CA directly joined the teaching field, and that too in wonderful coaching institute of India, that is JK Shah classes. My dear students, our objective in this series is what? Sir, what we should revise before one day of the exam so that easily we can clear our paper. Sir, but tell me which subject you will take. Yes, my dear students, I will take accounts and advanced accounts, few chapters from that, and today's our agenda is to take hire purchase and installment system chapter. So as you can see on the screen, the name of the chapter is hire purchase and installment selling. Okay, the chapter is there in group 1 paper 1. It carry a very good weightage of 4 to 10 in the exam. Minimum, even you can say, I am very conservative, so I am saying 4 to 10, else you will get 6 to 10 in the exam if you study this particular topic very well. So प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हायर परचेज के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और बारीकियां है सर, वो आप हमको बता दीजिए, सो दैट सर एग्जाम के एक दिन पहले उतना हम अगर पढ़ ले तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि हम आराम से हायर परचेज के सम को आंसर कर दे एग्जाम में. हाँ बच्चों, इसीलिए हम आज आपके सामने उपस्थित है. सो सबसे पहले बच्चों हायर परचेज का मतलब समझने की कोशिश कीजिए हमारे साथ. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करता हूँ और सारी बारीकी आप समझ लो, फिर हर एक क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा. सो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल स्क्रीन पे है. मिस्टर ए वॉन्ट्स टू परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹1 लाख फ्रॉम मिस्टर बी, पर उसके पास पैसे कितने हैं बच्चों? खाली 20,000 रुपये. करेक्ट है. खरीदना तो 1 लाख का मशीन है खाली 20,000 उसके पास. अरे बाबा, क्या करेगा वो बच्चों क्या करेगा वो बच्चों अप्रोच करेगा किसको? मिस्टर बी को. अब जरा देखो मिस्टर बी इनके साथ क्या बातें करता है. मिस्टर ए ने एक्सप्रेस की अपनी डिजायर कि उसे वॉन्ट्स टू परचेज मशीनरी बट हैविंग कैश कंस्ट्रेन, उसके पास पैसे ज्यादा नहीं है. तो प्यारे बच्चों, मिस्टर बी सजेस्टेड, उसने एक सुझाव दिया. क्या सुझाव दिया? बोलता है देखो 1 लाख रुपए का मशीनरी है, आप बोल रहे हो आपके पास खाली 20,000 रुपया है. एक काम कीजिए. मिस्टर बी सोच रहा है, हाथ आया हुआ मुर्गा ऐसे ही नहीं जाने दूंगा मैं. आप एक काम करो, आपकी जेब से 20,000 निकालो और मुझे दे दो. बात समझ रहे हो? 20,000 रुपया मुझे दे दो और ये असेट आप लेके चले जाओ, उसको यूज करो, प्रोडक्शन करो, मार्केट में यूनिट्स बेचो और प्रॉफिट कमाओ. और जैसे आप प्रॉफिट कमाते जाओगे, एवरी ईयर मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा रिटर्न करते जाना. इज इट क्लियर? तो जरा देखिए आगे आपके सर ने क्या लिखा है यहाँ पे. मिस्टर बी का सुझाव, पे जस्ट ₹20,000 एज स्पॉट पेमेंट एंड टेक द पोजेशन ऑफ द असेट
and balance amount in 5 equal installment of rupees 18,000 each. अब प्यारे विद्यार्थियों, ये बात जो मिस्टर बी ने बोली है उसे अगर मैं न्यूमेरिकल टर्म में आपके सामने प्रस्तुत करूं तो क्या निकलेगा इससे? देखिए स्क्रीन पे, मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ द मशीनरी मेरे एग्जाम्पल में क्या थी प्यारे विद्यार्थियों? 1 लाख रुपीज। स्पॉट पेमेंट उसने कितना कर दिया? 20,000 रुपीज। बचा कितना? 80,000 रुपीज। OS का मतलब आउटस्टैंडिंग कॉस्ट ऑफ मशीनरी, बराबर है। अब ये 80,000 5 साल में देना है, बराबर। नीचे देखिए तो मैं लिखता हूं 5 years एंड एवरी ईयर 18,000 रुपया पे करना है। समझ में आ रही है बातें? तो 18,000 इंटू 5 करोगे यू विल गेट 90,000। उड़ी बाबा, 80,000 रुपीज पे करना था पर 5 साल में आप लोग 90,000 पे कर रहे हो। अरे यार ज्यादा तो पे करना ही पड़ेगा। अगर आप ऑन द स्पॉट पे कर देते तो आपको खाली 80,000 पे करना पड़ता, पर अगर आप डिले करोगे तो आप मेरी बात से सहमत तो हो ना? यू हैव टू पे सम एडिशनल अमाउंट। तो कितना एडिशनल अमाउंट आप पे कर रहे हो बच्चों? 10,000 रुपीज, बराबर बात है। अब क्या मैं आपके हायर परचेस चैप्टर की टेक्निकल लैंग्वेज आपके सामने इंट्रोड्यूस करूं? देखिए बच्चों, कॉस्ट ऑफ मशीनरी को बोला जाता है कैश प्राइस। क्या बोला जाता है बच्चों? कैश प्राइस। ये जो स्पॉट पेमेंट आपने किया उसे क्या बोला जाता है बच्चों? डाउन पेमेंट, बराबर बात है। बच्चों ये जो आप 5 साल में 18,000 रुपया दे रहे हो इसे आप क्या बोलोगे? इंस्टॉलमेंट बोलेंगे सर, बराबर बात है। एंड टेल मी, ये जो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया 10,000 रुपीज उसे क्या बोलोगे आप? सर ये इंटरेस्ट है। कोई शक? तो बताइए, मैंने 4 टेक्निकल चीजें आपके सामने दे दी इन सिंपल फॉर्मेट। सर कैश प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। सर डाउन पेमेंट का मतलब होता है जो इंस्टेंट पेमेंट हम पे करते हैं असेट अपने पोजेशन में लेने के लिए। सर जो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम पेमेंट करते हैं ओवर अ पीरियड उसे बोला जाता है इंस्टॉलमेंट्स। एंड सर हम डिले करते हैं ना पेमेंट करने में, सो कुछ एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ता है, उसे बोला जाएगा इंटरेस्ट। करेक्ट बात? अब जरा इतनी बात समझे हो तो आई होप आप मेरा ये टर्म भी समझ पाओगे कि हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट कैसे होता है। सर हम सोच रहे हैं कि अगर हमारे पास कैश होता 1 लाख रुपया पे करते, असेट लेके भाग जाते, बट मुझे बताओ पैसा तो नहीं था, तो आपको कुछ ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। कितना ज्यादा पेमेंट किया आपने? 10,000। सो बताओ बताओ बताओ, 1 लाख का असेट 10,000 रुपया ज्यादा पे किया, तो बच्चों आपको उसी असेट का 1,10,000 पे करना पड़ा बिकॉज यू आर मेकिंग पेमेंट आफ्टर सम पीरियड। आपके पास पैसे नहीं थे ना भाई, तो उसे बोला जाएगा हायर परचेज प्राइस। सो हाउ यू विल कैलकुलेट हायर परचेज प्राइस चिल्ड्रेन? इट इज नथिंग बट कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। मुझे बताइए बच्चों, आपका कैश प्राइस कितना था? 1 लाख रुपीज। आपने एक्स्ट्रा कितना पे किया? 10,000 रुपीज। सो टोटल आप कितना पे करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years? 1,10,000। इसे ही बोला जाता है हायर परचेज प्राइस। करेक्ट है। एक और तरीका बताओ इसे कैलकुलेट करने का। देखिए स्क्रीन पे आप लोग। सर एक और तरीका बताओगे? हाँ बच्चों, क्या मैं बोल सकता हूं डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट्स
ऑल इंस्टॉलमेंट्स। मुझे बताइए मैंने डाउन पेमेंट कितना पे किया था? 20,000 रुपया। मैंने कितने इंस्टॉलमेंट पे किए थे? 5। एक इंस्टॉलमेंट कितने का था? 18,000। क्या मैं बोलूं मेरा आंसर 1,10,000 आ गया? हाँ सर। तो हमको क्लियर हो गया कि हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट किया जाता है दो तरीके से, सर कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट, या तो सर ये भी बोल सकते हैं डाउन पेमेंट प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट्स। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? हाँ सर, अच्छे से आ रही है। तो मैंने आपको 5 टर्म्स इस चैप्टर के इंट्रोड्यूस कर दिए। कैश प्राइस का मतलब क्या होता है, डाउन पेमेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एंड हायर परचेज प्राइस का मतलब क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे बताइए ये जो मैंने आपको पूरा सीन समझाया, द अबाउ सिचुएशन इज नोन एज हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम, समझते हो बच्चों? मेरे एग्जाम्पल में 2 पार्टीज थी, कौन सी? ए तो कौन है? मिस्टर ए। और ये सेकंड वाला कौन है? मिस्टर बी। तो बच्चों इस चैप्टर में बायर एंड सेलर को क्या बोला जाएगा? देखिए, बायर इज नोन एज हायर परचेज बायर, एंड आपका जो सेलर है उसे बोला जाएगा हायर परचेज वेंडर। आप इसे सेलर भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, समझते हो? हाँ, परंतु इस चैप्टर में आप HP बायर एंड HP वेंडर वर्ड यूज करोगे इज्जत के साथ, खाली बायर सेलर यूज मत करना, करेक्ट है? सो यूज प्रॉपर वर्डिंग्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, मीनिंग आपके सामने है। मीनिंग देखिए जरा, इसका मीनिंग क्या है? हायर परचेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल। ये एक स्पेशल टाइप है माल बेचने का। क्या होता है इसमें? इन दिस सेल द ओनरशिप, जो मेरी ओनरशिप है, मिस्टर बी की ओनरशिप है, ओनरशिप ऑफ असेट रिमेन्स विद द HP वेंडर। मशीन की ओनरशिप जो मशीन बेच रहा है उसके पास ही रहेगा, पर मुझे बताओ उसका पोजेशन किसके पास चला जाएगा? बायर के पास। है मेरा असेट, लेकिन यूज कौन करेगा? बायर। क्लियर है बातें? यूज करेगा बायर। कर तू यूज कर और इंस्टॉलमेंट पे करते जा। पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट, चौथा इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट। जिस दिन मेरे पास लास्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, मेरा सारा अमाउंट मेरे को मिल गया। और जब मेरा सारा अमाउंट मुझे मिल जाएगा, मैं अपनी ओनरशिप बायर के नाम कर दूंगा। मतलब हायर परचेज में क्या होता है बच्चों? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है, ओनरशिप मेरे पास रहेगा, पोजेशन बायर के पास रहेगा। सर ओनरशिप कब ट्रांसफर करोगे? व्हेन बायर मेक्स द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट मुझे पे कर देगा, असेट का ओनरशिप तू लेके जा। करेक्ट बात है? तो आपको स्क्रीन पे यही मतलब दिखता होगा, remains with HP vendor whereas possession of the asset with HP buyer. The ownership would be transferred from HP vendor to HP buyer only on payment of। समझ गए? क्लियर? अब प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर में सर हम मीनिंग तो समझ चुके हैं, हायर परचेज का मतलब क्या होता है। सर 5 टेक्निकल लैंग्वेज भी हम समझ चुके हैं, कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट एंड हायर परचेज प्राइस। सर परंतु सम सॉल्विंग बताओ ना, कि इस चैप्टर में एग्जाम में अगर मार्क्स स्कोर करना है तो क्या पढ़ाई करें? बच्चों आपको 4 चीजें पढ़नी पड़ेगी। कितनी चीजें पढ़नी पड़ेगी? 4 चीजें। आप स्क्रीन पे देख पाओगे, खाली हेडिंग देखिए आप लोग। पहला हेडिंग जो आपको दिख रहा है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। ये जो मेरे एग्जाम्पल में मैं 18,000 पे करता था ना, तो उसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट कितना है, बराबर? तो सबसे पहली बात कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। तो ये मेरा पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा आपके साथ। सर दूसरी बात क्या होगी? बच्चों मैं जो दूसरा टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा वो होगा अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ HP बायर एंड HP वेंडर।
बराबर। एचपी बायर क्या एंट्री पास करेगा, एचपी वेंडर क्या एंट्री पास करेगा। तीसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो मेरा आपके साथ होगा वो होगा अकाउंटिंग इन केस ऑफ रीपोजेशन। सर ये रीपोजेशन क्या होता है? व्हेन वी विल डिस्कस द चैप्टर, व्हेन वी विल डिस्कस द टॉपिक, वो टाइम पे देख ले बच्चों इसको, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट जो डिस्कशन का बचेगा वो क्या होगा बच्चों? अकाउंटिंग इन केस ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, बराबर। तो ये चार बातें आपको पढ़नी है और लास्ट में एक थियरी है, वो देखेंगे बाद में। तो आ जाइए जरा दोबारा से मेरे इस चार्ट पे। क्या मैं आपको ये पूरा चैप्टर इन डिटेल्ड बताने आया हूं? नहीं नहीं सर, वो हमको आता है, आप खाली हमें चैप्टर की बारीकियां बता दीजिए, बराबर है। तो सबसे पहली बात बच्चों, ये टेबल आपके लिए बड़ा ही यूजफुल होगा एग्जाम के एक दिन पहले। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। तो ये टेबल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। टोटल 5 सिचुएशन है, एज ऑफ नाउ आपको 4 दिखती है स्क्रीन पे। ये टेबल की बच्चों 5 कॉलम्स है। सिचुएशन, क्वेश्चन का नंबर मैंने रेफरेंसेस लिख के दिए हैं। जेके शाह क्लासेस की टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैंने रेफरेंसेस लिख के दिए हैं। मतलब बच्चा एक दिन पहले अगर वो क्वेश्चन पढ़ ले तो उसकी ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर, फिर मैंने 2 बातें लिखी है, कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड फाइनली मैंने लिखा है कि इस सम को किस तरीके से आंसर किया जाएगा, बराबर है बच्चों। देखिए सिचुएशन नंबर 1, अगर आपको कैश प्राइस दिया जाए, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाए, कैश प्राइस भी दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, तो क्या करें सर हम लोग? तो बच्चों आप सिंपली एक टेबल बनाओगे, प्रिपेयर टेबल। सर ये टेबल कैसा दिखेगा जरा बताओगे? हाँ बच्चों, ये देखो स्क्रीन पे, आपको ये टेबल कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। क्लियर बात है सर, हमारा टेबल किससे चालू होगा? इट स्टार्ट्स विथ कैश प्राइस। कैश प्राइस में से बच्चों यू हैव टू सबट्रैक्ट डाउन पेमेंट, तो कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट माइनस कर दो, करेक्ट है। जो बचेगा उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। मुझे बताओ ये पैसा आप आज दोगे कि थोड़े समय के बाद दोगे? थोड़े समय के बाद। इज इट क्लियर? एंड देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट्स, आप उसमें ऐड करोगे इंटरेस्ट, क्योंकि ये पैसा आप थोड़े समय के बाद दोगे तो इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा उसमें। उसमें से फिर आप इंस्टॉलमेंट माइनस करोगे। एक सीक्रेट बात बताओ, जब आप ये इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो इंस्टॉलमेंट में सबसे पहला यू हैव टू मेक पेमेंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट। आपको सबसे पहले इंटरेस्ट के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ऑन दैट बेसिस इंटरेस्ट था 5450, बराबर। तो 40,000 के इंस्टॉलमेंट में 5450 सबसे पहले वो इंटरेस्ट काटेगा एंड फिर वो एडजस्ट करेगा अमाउंट प्रिंसिपल के सामने। कोई शक? तो हमारा टेबल चालू किससे होगा? कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट, यू विल गेट आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। अब ये पैसा सर मैं यूज करूंगा, एड इंटरेस्ट लेस इंस्टॉलमेंट, अगेन ऐड इंटरेस्ट लेस इंस्टॉलमेंट, अगेन ऐड इंटरेस्ट लेस इंस्टॉलमेंट। जब आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट आप पे कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए बच्चों? 0। कुछ समझ में आ रही है बातें? तो इस तरीके से आपको टेबल बनाना पड़ेगा, बराबर है। सर टेबल कब बनेगा बताओ दोबारा से? ये देखिए टेबल कब बनेगा? जब कैश प्राइस दिया हो, दैट इज कॉस्ट ऑफ द असेट, एंड जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो तो आप क्या बनाओगे? टेबल। अभी जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, बराबर बात है बच्चों। सिचुएशन नंबर 2 देखिए आप लोग, सिचुएशन नंबर 2 देखिए। सिचुएशन नंबर 2 में मैंने क्वेश्चन का रेफरेंस लिखा हुआ है, जब क्वेश्चन आता है तब दोबारा से एक बार देख लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सिचुएशन 2 में कैश प्राइस दिया है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया। अरे सर ऐसा क्या रियल लाइफ में होता है? अरे बच्चों मुझे बताओ ना, जब आप लोन लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मालूम होगा, पर एकेडमिकली जब आप आंसर करते हो एग्जाम में, हाँ वो नहीं देगा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, बराबर है। तो कैश प्राइस इज गिवन बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। क्या करे सर? क्यों डरते हो? सर ने स्क्रीन पे लिखा है बच्चों, कॉन्फिडेंटली पढ़ो उसको। क्या लिखा है? फाइंड आउट टोटल इंटरेस्ट एंड अलोकेट इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, एंड अलोकेट इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। सर तो इस केस में खाली इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का, हाँ
इंटरेस्ट फाइंड आउट करो। याद है मेरे एग्जाम्पल में 10,000 रुपए का इंटरेस्ट था, तो उस तरीके से आप इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिए और उसे तोड़ दीजिए। कौन से रेशियो में? आउटस्टैंडिंग बैलेंस रेशियो। इसको आप आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस रेशियो भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस रेशियो। मैंने क्वेश्चन का रेफरेंस दिया हुआ है 2 and 10, ठीक है। थर्ड सिचुएशन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? थर्ड सिचुएशन देखिए, कैश प्राइस नहीं दिया लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। कैश प्राइस नहीं दिया लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। बच्चा बोलेगा ये चल क्या रहा है? कभी दोनों चीजें देता है, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देता, अभी कैश प्राइस नहीं दिया, तो हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट? क्यों डरते हो? स्क्रीन पे देखिए, सॉल्यूशन देखो। प्रिपेयर द टेबल। क्या आपको टेबल बनाना आता है? हाँ सर, अभी अभी आपने दिखाया। एंड एनीवे सर, आप नहीं बताते ना तो भी हमने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, हमको मालूम है हाउ टू प्रिपेयर टेबल। तो वो टेबल बना देने का, पर उस टेबल को रिवर्स वे में फिल करने का। कोई समझा मेरी बात को? रिवर्स वे में फिल करने का। सर एक बार दिखाओगे किस तरीके से? ये देखिए स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे देखिए, ये रहा आपका सेम टेबल। ये दिख रहा है आपको टेबल? हाँ सर, दिख तो रहा है हमको टेबल। तो सेम टेबल बना दो, कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस बराबर है एड इंटरेस्ट लेस इंस्टॉलमेंट, एड इंटरेस्ट लेस इंस्टॉलमेंट, करेक्ट। और लास्ट में ये एरो दिख रहा है, फील द टेबल इन रिवर्स वे, करेक्ट है। भरना पड़ेगा उल्टा होके, करेक्ट। आगे देखिए, मैंने रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, जब मैं सम्स पे आता हूं तब आपको बता दूंगा। क्वेश्चन 3, 5, 7 एंड 8 बराबर। ये बड़ा हेल्प करेगा आपको एग्जाम के एक दिन पहले, बराबर है बच्चों। सो ध्यान बनाए रखिए और शांति से सुनते रहिए। सिचुएशन नंबर 4 देखिए, कैश प्राइस नहीं दिया बट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा एंड एन्युटी फैक्टर, आप उसे एन्युटी वैल्यू भी बोल सकते हो, वो भी दिया जाएगा। सर हमने कहीं पे सुना है एन्युटी वैल्यू? हाँ बच्चों, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर में इसको सीखा होगा, एन्युटी फैक्टर को। करेक्ट बात है, ठीक है। तो सर इफ द कैश प्राइस इज नॉट गिवन बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन और एन्युटी फैक्टर दिया जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो क्या करें सर हम? सॉल्यूशन देखिए स्क्रीन पे। फाइंड आउट टोटल कैश प्राइस। हाँ सर, कैश प्राइस मिल सकता है। आपको मालूम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर में एन्युटी फैक्टर को यूज करके आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, बराबर है। और मुझे बताओ प्रेजेंट वैल्यू का मतलब मेरे हायर परचेज चैप्टर में कैश प्राइस होता है, बराबर है। सो फाइंड आउट कैश प्राइस एंड देन प्रिपेयर टेबल लाइक क्वेश्चन नंबर 1। सर ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यहां पे देखिए, मैंने आपको रेफरेंस दिया था क्वेश्चन नंबर 1 का, प्रिपेयर टेबल, हाँ सिमिलर टेबल बनाने का। तो इस चैप्टर में हमारा साथ कौन देगा? टेबल देगा, बराबर बात है। सो कैश प्राइस फाइंड आउट कीजिए, टेबल बनाइए लाइक क्वेश्चन नंबर 1, बराबर, और आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट केस सिचुएशन नंबर 5, यहां पे रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 4 का दिया है एंड लास्ट का रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 6 है। ओ माय गॉड सर, यहां पे ना तो कैश प्राइस है ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, करे तो करे क्या? सर क्वेश्चन में ऐसा लिख दे वी कांट सॉल्व सम, ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या करें सर? इफ बोथ द थिंग्स आर नॉट गिवन, तो सॉल्यूशन देखो, फॉर्म लीनियर इक्वेशन। मालूम है 11-12 स्टैंडर्ड में जिस बच्चे ने मैथमेटिक्स लिया होगा तो उसने लीनियर इक्वेशन पढ़ाई किया होगा, उतना डिफिकल्ट नहीं है, टेंशन मत लेना आप लोग। लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है विद द अजम्पशन दैट कैश प्राइस इज सेम, कैश प्राइस इज सेम, दैट इज कांस्टेंट इन ईच इंस्टॉलमेंट, बराबर बात बच्चों। तो अगर आपने मेरी ये 5 सिचुएशन को ध्यान से पढ़ लिया, और रादर आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, मैं सही बोल रहा हूं ना, आपने हायर परचेज पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। अब पढ़ी हुई चीज को अगर कोई समरी फॉर्मेट में दे दे तो कितना अच्छा लगता है ना, कि एक दिन पहले चलो ये टेबल पढ़े और हमारा काम हो जाए। तो बस मैं इसीलिए आपके सामने उपस्थित हूं बच्चों। मुझे बताओ 5 सिचुएशन में देखो कितने क्वेश्चंस आंसर हो चुके हैं आपके। क्वेश्चन 1, 2, 10, 3, 5, 7, 8, 4 एंड 6। अब मैं यहाँ पे गिनूं तो 9 क्वेश्चन आंसर हो गए आपके, 9 क्वेश्चंस। हाँ सर, अच्छी बात है, बराबर। तो प्यारे प्यारे बच्चों,
ये 9 क्वेश्चन का जो समरी है मैंने स्क्रीन पे लिखा है। अब ज़रा एक बार इन क्वेश्चंस को देखें। ये रही मेरी टेक्स्ट बुक जेके शाह क्लासेस की, और उसमें अगर आप देखोगे तो डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिया। हायर परचेज का मतलब क्या होता है, बराबर। ओनरशिप मेरे पास रहेगा, दैट इज वेंडर। पोजेशन बायर के पास रहेगा। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा, बराबर। क्या मैंने आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दिए, कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, बराबर, ठीक है, ओके। बच्चों डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट क्या होता है, अरे यार आप समझ पाओगे ना। अगर बायर ने वेंडर को पैसा नहीं दिया तो उसे डिफॉल्ट बोलेंगे, सिंपल बात है। रीपोजेशन क्या होता है सर, रीपोजेशन का मतलब होता है छीन लेना। आप थोड़ी सी बुद्धि यूज करो, बायर ने वेंडर को पैसा नहीं दिया, क्या कर सकता है वेंडर यार, क्या करेगा, वो जाएगा उसके घर पे और अपनी चीज लेके आ जाएगा। उसे ही सिंपल भाषा में बोलते हैं रीपोजेशन, बराबर है, ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ी देर के बाद मैं जरा क्वेश्चंस पे आता हूं। ये रहे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। जेके शाह क्लासेस में क्लास वर्क सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 क्या मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया? हाँ सर, हाँ आपने डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन 1 में कैश प्राइस दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, टेबल बनाइए, काम खत्म कीजिए। तो क्या मैं लिख सकता हूं नेम ऑफ द चैप्टर हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट सेलिंग या इंस्टॉलमेंट सिस्टम। सर ये क्या होता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम, बाद में देखते हैं। अभी हायर परचेस पे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्लास वर्क, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्लास वर्क, क्या मैं बोल सकता हूं कैश प्राइस गिवन, इंटरेस्ट गिवन। तो आप क्या करोगे, प्रिपेयर टेबल, करेक्ट बात। सर ने ये बात आपसे डिस्कस कर दी है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो इस केस में देखिए कैश प्राइस दिया हुआ है बट इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ। क्या करोगे? सर आपने बताया ना, सर आपने तो बताया कि अगर कैश प्राइस दिया हुआ है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, क्या करोगे? फाइंड आउट टोटल इंटरेस्ट एंड अलोकेट इन आउटस्टैंडिंग बैलेंस रेशियो। सो प्यारे विद्यार्थियों, क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं क्वेश्चन 2 ऑफ क्लास वर्क, कैश प्राइस तो दिया हुआ है परंतु इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, क्या करे सर? फाइंड total interest and allocate in outstanding balance ratio। कोई शक? ना सर। बच्चों इसी के रिलेटेड एक सम देख ले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के साथ क्वेश्चन नंबर 10 बनता है। मैंने यहां पे रेफरेंस लिखा हुआ है। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 10 एक बार दिखा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन द स्क्रीन, ये देखिए जेके शाह क्लासेस की बुक में क्लास वर्क सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 10 सेम है। यहाँ पे 1 लाख रुपया दिया हुआ है बच्चों हायर परचेज बेसिस पे, कैश प्राइस दिया हुआ है 86,000, यहाँ पे डाउन पेमेंट भी है एंड इंस्टॉलमेंट्स भी है। अब ज़रा बुद्धि यूज़ करो। सर हायर परचेज प्राइस दिया हुआ है, सर कैश प्राइस दिया हुआ है, पर सर इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ। सोचो, कैश प्राइस इज गिवन बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। क्या करोगे आप लोग? सर टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे एंड उसे बांट देंगे, तोड़ देंगे इन आउटस्टैंडिंग बैलेंस रेशियो। सर लेकिन टोटल इंटरेस्ट एक बार समझाओगे कैसे निकलेगा? देखो स्क्रीन पे 1 लाख रुपए का हायर परचेज प्राइस है, 86,000 का कैश प्राइस है। मगर अगर मेरे पास कैश हुआ, मैं क्या करूंगा? ये ले 86,000 रुपीज़ और चल असेट मेरे को दे दे। पर अगर मेरे पास कैश नहीं है तो क्या बोलूँगा? दोनों हाथ जोड़ के
मेरे को हायर परचेज सिस्टम पे असेट दे दो। अगर हायर परचेज में जाओगे तो आपको इंटरेस्ट का एलिमेंट देना पड़ेगा, तो लॉजिकली स्पीकिंग कैश प्राइस से हायर परचेज प्राइस ज्यादा होगा। तो बताओ मुझे, हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस निकाल दीजिए तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो 1 लाख माइनस 86,000 करोगे, 14,000 आपका इंटरेस्ट होगा माय डियर स्टूडेंट्स, और उसे आप तोड़ दोगे इन विच रेशियो, आउटस्टैंडिंग बैलेंस रेशियो, बराबर। तो क्या मैं अपनी रिवीजन शीट में क्वेश्चन नंबर 10 का रेफरेंस लिख दो। क्वेश्चन 10 ऑफ क्लास वर्क इज वेरी मच सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्लास वर्क। बढ़िया बात सर, अच्छी बात है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो 3, 5, 7, 8 एक साथ देखें। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखिए स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 की क्या सिस्टम है, देखो। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट नहीं होगा, यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा माय डियर स्टूडेंट्स 5% पर एनम, बराबर। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 5% पर एनम। मुझे बताइए, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया हुआ है लेकिन कैश प्राइस नहीं दिया हुआ। सर कैश प्राइस नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बच्चे क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे और उस टेबल को रिवर्स वे में फिल करेंगे, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ मैं रेफरेंसेस लिख दूं यहाँ पे सारी। 3, 5, 7, 8 3, 5, 7, 8 ऑफ क्लास वर्क। 3, 5, 7, 8 ऑफ क्लास वर्क। इन सारे केसेस में बच्चों कैश प्राइस नहीं होगा पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो आप क्या करोगे, प्रिपेयर टेबल एंड फिल इन रिवर्स वे, बराबर बात है। आप क्या करोगे, टेबल बना दीजिएगा और रिवर्स वे में आप फिल कर दीजिएगा उसको, करेक्ट। ओके, तो इससे आपका क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7, 8 सारा आंसर हो जाएगा, बराबर। चलिए नेक्स्ट बात अगर मैं आपके साथ करूं, क्वेश्चन नंबर 4, ये देखोगे स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 4 रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, हाँ सर। एन्युटी वैल्यू भी दिया हुआ है, देख रहे हो 4.33, करेक्ट है, ओके। पर क्या नहीं दिया, कैश प्राइस नहीं दिया। क्या करे सर, क्या करे, कैश प्राइस नहीं है पर एन्युटी वैल्यू है। आपको मालूम है ना, एन्युटी वैल्यू का यूज करके प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। समझते हो मेरी बात को, क्या फाइंड आउट किया जाता है, प्रेजेंट वैल्यू। तो मुझे बताइए मेरे इस केस में प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। आप 60,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट पे करोगे फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, बराबर। 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000 ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो मुझे बताओ 60,000 इंटू 5 करोगे तो बनता है 3 लाख रुपया। पर मुझे बताओ ना, ये 3 लाख रुपया आप 5 साल में पे करोगे। अब इसी 3 लाख का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये फाइंड आउट करने के लिए एन्युटी फैक्टर यूज होता है। तो मुझे बताओ 60,000 रुपीज एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, मल्टीप्लाई कर देना एन्युटी फैक्टर से 4.33 एंड इसमें डाउन पेमेंट जोड़ दोगे तो आपको आपका प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। एंड प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ही क्या होता है बच्चों, कैश प्राइस। क्लियर बात। तो आपको कैश प्राइस मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है। ओहो हो, कैश प्राइस मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपके पास है। प्रिपेयर द टेबल और उसे नॉर्मली फिल कर देना, क्योंकि कैश प्राइस है, इंटरेस्ट है, तो कैश प्राइस जो भी बाकी रहेगा उसमें इंटरेस्ट ऐड करो, इंस्टॉलमेंट पे करो, इंटरेस्ट ऐड करो, इंस्टॉलमेंट पे करो। कोई शक किसी को ना। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ क्लास वर्क। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ क्लास वर्क, सर कैश प्राइस नहीं दिया था पर एन्युटी फैक्टर दिया हुआ है। कैश प्राइस नहीं है पर एन्युटी फैक्टर है। क्या करे सर, फाइंड आउट कैश प्राइस
फाइंड आउट कैश प्राइस एंड प्रिपेयर टेबल। आपका जो नॉर्मल टेबल बनता है ना, वो टेबल बना दीजिए, काम खत्म। तो देखो देखो देखो, शांति से ऑब्जर्व करो, हायर परचेस खत्म हो जाता है इससे। मुझे बताओ, क्वेश्चन 1 आपने समझ लिया, बारीक पॉइंट। क्वेश्चन 2 समझ लिया, 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7, 8 का मैंने आपको रेफरेंसेस दे दिया। फॉर कैश प्राइस नॉट गिवन बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। सर 5 कब करोगे? अरे 5 हो गया ना, ये देखिए स्क्रीन पे 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब। क्वेश्चन 6 में क्या है ज़रा ध्यान से देखना, मैं पढ़ता हूँ। इंडिया मोटर लिमिटेड ने कोई स्कूटर बेचा हुआ है एंड माय डियर स्टूडेंट्स 1000 रुपया डिलीवरी पे, मतलब ये आपका डाउन पेमेंट हो गया, बराबर बात है। 1040 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 960 सेकेंड इंस्टॉलमेंट, 880 थर्ड इंस्टॉलमेंट। परंतु यहाँ पे ना तो कैश प्राइस है ना तो इंटरेस्ट का रेट है। करे तो करे क्या? तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स? आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि कैश प्राइस सेम है हर एक इंस्टॉलमेंट में। अगर मैं इसका सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पे सीधा दिखा दूं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये दिख रहा है इक्वेशन आपको, कैश प्राइस सेम है, बराबर। अगर कैश प्राइस सेम होगा तो रेशियो ऑफ इंटरेस्ट क्या ले लोगे आप? 3:2:1 ले लोगे, बराबर बात है। अगर रेशियो 3:1 है तो आपका कैश प्राइस में इंटरेस्ट जोड़ दीजिए, बिकॉज इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है सर कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। कैश प्राइस का मतलब ही बच्चों होता है प्रिंसिपल। कैश प्राइस का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल, ठीक है। तो कैश प्राइस सेम होगा। और आप जानते हो जब आप इंस्टॉलमेंट देना चालू करते हो ना, तो स्टार्टिंग ईयर में, शुरुआत में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और स्लोली एंड ग्रेजुअली वो कम होते जाता है। सो रेशियो आपका क्या बन जाएगा? 3:1। ज़्यादा इंटरेस्ट पहले साल में, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, बराबर बात है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इफ द कैश प्राइस इज यूनिफॉर्म इन ईच इंस्टॉलमेंट एंड देयर आर 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, देन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 3:1, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखोगे। अकॉर्डिंगली लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर दीजिए। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 80, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर का, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इंटरेस्ट मिलेगा फर्स्ट ईयर का। कोई शक किसी को? ना सर, बातें दिमाग में बैठ रही है, बढ़िया। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ क्लास वर्क, कैश प्राइस भी नहीं दिया, इंटरेस्ट भी नहीं दिया, क्या करें हम? लीनियर इक्वेशन बना दीजिएगा जहाँ पे कैश प्राइस सेम रहेगा एंड जो इंटरेस्ट होगा उसका रेशियो क्या होगा बच्चों? 3:2:1। अगर 4 इंस्टॉलमेंट्स हुआ तो 4:3:2:1। कोई शक ना? सर तो हमने आपका पार्ट 1 समझ लिया पूरा, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। दिस टेबल इज वेरी यूजफुल सर। ये हमको सारी बातें बता देता है एग्जाम के एक दिन पहले कि अंडर डिफरेंट सिचुएशन हमें करना क्या है। करेक्ट बात। इफ़ यू वांट आप यहाँ पे पॉज करके आपके सारे क्वेश्चंस, अगर आप जेके शाह क्लासेस के स्टूडेंट हो तो आपके पास सारे सॉल्यूशंस होंगे, देख लो इसी तरीके से होंगे। अगर आप नॉन जेकेएससी स्टूडेंट हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, सर ने जो समरी दिया है वो यूनिवर्सल है, करेक्ट है। तो आप देख लीजिए कि कहाँ पे कैश प्राइस है या तो नहीं है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है या तो नहीं है। तो अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, अंडर डिफरेंट सिचुएशन आंसर किस तरीके से निकाला जाएगा। कोई शक ना? वेरी गुड। ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन। सेकेंड पार्ट ऑफ डिस्कशन अगर मैं आपके साथ करूं तो सर इंटरेस्ट तो कैलकुलेट हो गया, जय राम जी की, हो गया, ठीक है।
सेकेंड पार्ट देखिए, अब आता है अकाउंटिंग। सर इससे ही तो डर लगता है हमको। हायर परचेज में अकाउंटिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। सिंपल सी अकाउंटिंग होती है सेल परचेज की, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, बराबर है। देखिए यहाँ पे HP बायर की बुक में अकाउंटिंग किस तरीके से करे एंड HP वेंडर की बुक में अकाउंटिंग किस तरीके से करे, बराबर है। मैंने रेफरेंसेस स्क्रीन पे डाले हुए हैं, दैट क्वेश्चन नंबर 7 के थ्रू HP बायर की अकाउंटिंग आप सीख पाओगे एंड क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू आप HP वेंडर की अकाउंटिंग सीख पाओगे। सर अकाउंटिंग तो चलो कर ले, पहले एक बार बता तो दो जर्नल एंट्री किस तरीके से होती है। आइए स्क्रीन पे, ये देखिए बच्चों, थियरी सेक्शन में लेके जाता हूँ मैं आपको। ये रही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये रही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बायर की बुक में क्या करे सर एंड वेंडर की बुक में क्या करे, थोड़ा सा सोचोगे। मुझे बताओ बायर क्या करता है? बायर खरीदता है। मैं एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन लूँ आपके लिए सो दैट एक क्लैरिटी आ जाए। मुझे बताओ, आप बच्चे मेरे पास आए, बोलते हैं अब्बास सर हमको आपसे फर्नीचर खरीदना है। इसका मतलब क्या मैं बेसिकली बोल सकता हूँ आई एम अ फर्नीचर मर्चेंट, मैं मार्केट में फर्नीचर बेचता हूँ। हाँ सर आप फर्नीचर बेचते हो, आपका नंबर दीजिए, कल ही हमको फर्नीचर मंगवाना है। दे दूंगा बच्चों, एंड ऑफ द लेक्चर पे मैं आपको दे दूंगा। पर मेरी बात सुनो, सर फर्नीचर खरीदना है मतलब मैं फर्नीचर में डील करता हूँ। फर्नीचर में डील करता हूँ मतलब आए दिन मैं फर्नीचर बेचता रहता हूँ, खरीदता रहता हूँ, बेचता रहता हूँ, खरीदता रहता हूँ। मतलब मैं किस में ट्रेड करता हूँ? फर्नीचर में। जरा सोचना और आंसर देना। अगर अब्बास सर फर्नीचर में डील करते हैं तो सर के लिए फर्नीचर असेट है कि गुड्स है? समझे? मेरे लिए गुड्स। लेकिन आप लोगों ने अगर मेरे पास से फर्नीचर खरीदा तो आप लोगों के लिए वो असेट है कि गुड्स है? समझे मेरी बात? आपके लिए असेट, मेरे लिए गुड्स। करेक्ट बात है, ठीक है। तो अब सोचना, आप बायर हो, सोचना आपने मेरे से असेट खरीदा, आप क्या एंट्री डालोगे? आपने मेरे से असेट खरीदा तो आपकी पहली एंट्री आ जाएगी असेट टू HP वेंडर। असेट आपकी बुक्स में डेबिट होगा एंड आप दिखा दोगे अब्बास सर को पैसा पे करना है। कौन सी प्राइस पे? कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे, बराबर। असेट टू HP वेंडर। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी? डाउन पेमेंट की। आपके पास 20,000 रुपए थे, याद है? याद है, आपने मेरे को पे किए। क्या एंट्री पास करोगे? सोचो आप लोग। सर कैश गोज आउट क्रेडिट, आपको दिए, आपका नाम डेबिट, तो कहना इसे HP वेंडर टू कैश बैंक, ठीक है। मुझे बताइए ये दोनों एंट्रीज कहना इसे स्टार्टिंग में पास होगी। जिस दिन अग्रीमेंट होगा उस दिन ये एंट्री पास कर दी जाएगी, ठीक बात है। ओके, तो आपने असेट खरीदा क्रेडिट बेसिस पे, उसमें से आपने 20,000 रुपए मेरे को दे दिए। अब बच्चों देखना, यहां से लेके यहां तक ईयर एंड की एंट्रीज है, देखना ध्यान से। मुझे बताइए इंटरेस्ट, 1 साल के बाद जब आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो सबसे पहले इंटरेस्ट को ड्यू करना। सोचो जरा, सोचो, आप बायर हो, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, आपका खर्चा, तो इंटरेस्ट को कर दो डेबिट एंड ये इंटरेस्ट आप किसको पे करोगे? मुझे, तो HP वेंडर क्रेडिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू HP वेंडर। इंटरेस्ट ड्यू करने के बाद आप क्या करोगे? इंस्टॉलमेंट पे करोगे। चलो पे करो इंस्टॉलमेंट। सोचो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके दिमाग से, आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे मुझे, तो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कैश गोज आउट क्रेडिट, किसको दिया? वेंडर को, वेंडर डेबिट, ठीक है। आपको याद है फर्नीचर आपके लिए असेट था। अगर आपके लिए असेट है वो, तो आप क्या करोगे बच्चों? क्या करोगे? डेप्री चार्ज करोगे, डेप्री टू असेट। एंड जब ईयर एंड आएगा तो आपके लिए 2 खर्चे हो गए, इंटरेस्ट जो आपने मुझे पे किया, दूसरा डेप्रीसिएशन, दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देना, खत्म। असेट खरीदा, डाउन पेमेंट पे किया, ईयर एंड पे इंटरेस्ट ड्यू किया, इंस्टॉलमेंट पे किया, डेप्रीसिएशन चार्ज किया एंड जो नॉमिनल अकाउंट दैट इज खर्चे थे उसे PL में चार्ज कर दिया, ठीक है। वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मेरे दिमाग से सोचो। मैंने आपको फर्नीचर बेचा, मतलब आई एम अ फर्नीचर डीलर, मेरे लिए वो गुड्स है, तो मैं उसे नॉर्मल क्रेडिट सेल्स की एंट्री पास करूंगा। बायर टू सेल्स, एट विच प्राइस? कैश प्राइस। आपने मुझे डाउन पेमेंट पे किया, मतलब मैंने रिसीव किया, तो मैं क्या करूंगा? कैश कम्स इन डेबिट टू आपका नाम बायर,
ईयर एंड पे इंटरेस्ट ड्यू होगा। सोचो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप मुझे इंटरेस्ट दोगे, सो इंटरेस्ट इज माय इनकम, इट विल बी क्रेडिटेड एंड आपका नाम मैं डेबिट कर दूंगा, बायर टू इंटरेस्ट, ठीक है। एंड द लास्ट वन, आप जब इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो मैं रिसीव करूंगा ना, कैश कम्स इन डेबिट टू आपका नाम। मुझे बताओ क्या मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा? अरे सर आपने ही तो बोला, बार बार मत बोलिए प्लीज, आपके लिए वो गुड्स है, गुड्स पे काहे का डेप्रिसिएशन, ठीक है, इसलिए आई विल नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन। लास्ट में खाली इंटरेस्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दूंगा, काम खत्म, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एचपी बायर की जर्नल एंट्रीज के लिए क्वेश्चन 7 ऑफ क्लास वर्क का रेफरेंस देता हूं मैं आपको, एंड एचपी वेंडर की एंट्रीज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का रेफरेंस देता हूं मैं, ठीक है। सो प्यारे विद्यार्थियों, आप स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए, ये जो क्वेश्चन 1 है उसमें लास्ट में इंटरेस्ट के साथ साथ आपको क्या करना है, बुक्स ऑफ एचपी वेंडर में लेजर अकाउंट बनाना है। अब लेजर बनेगा तभी ना जब आपको जर्नल एंट्री मालूम होगी, करेक्ट है, तो आप ये रेफर कर सकते हो। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो स्क्रीन पे देखो, भूल गए हो तो स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का रेफरेंस दिया था मैंने, ये रहा। थर्ड सिचुएशन, कैश प्राइस नहीं है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए रेफरेंस ऑलरेडी गिवन, पर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 7 में क्या बोलते हैं लास्ट में, शो द नेसेसरी अकाउंट टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ डॉप्सन लिमिटेड। डॉप्सन कौन है? एचपी बायर। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन का टेबल भी बनेगा जिसे आप रिवर्स वे में फिल करोगे एंड आप लोग एचपी बायर की अकाउंटिंग भी करोगे, ठीक है बच्चों, ओके। सो 2 पार्ट्स मैंने कवर किए सर, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट, जहाँ पे 5 सिचुएशंस मैंने आपको दे दी है, एंड दूसरा पार्ट मैंने कवर किया सर क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे बायर की बुक में, क्या एंट्रीज पास करेंगे वेंडर की बुक में। सर ने रेफरेंस भी दे दिया है, कौन सा क्वेश्चन आप रेफर करोगे फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, करेक्ट है, ओके। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही है और आप शांति से सुन भी रहे हो उसको, ठीक है। सुनना बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब ज़रा मैं थर्ड पार्ट आपका अगर डिस्कस करूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ क्वेश्चन नंबर, बिफोर वी स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्लास वर्क में आप देखोगे अकाउंटिंग एचपी वेंडर की, एंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ क्लास वर्क में आप देखोगे अकाउंटिंग एचपी बायर की, बराबर है। जितना सिंपल रेफरेंसेस बनता है उतना दे देता हूँ बच्चों, सो दैट एग्जाम के एक दिन पहले उतना आप पढ़ लेना, बातें खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का पार्ट हो गया, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ एचपी बायर एचपी वेंडर हो गया, ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट पार्ट जो डिस्कशन का बनता है वो होता है अकाउंटिंग इन केस ऑफ रीपोजेशन, बराबर है, अकाउंटिंग इन केस ऑफ रीपोजेशन। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन है, बायर क्या ट्रीटमेंट देगा, वेंडर क्या ट्रीटमेंट देगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बायर क्या ट्रीटमेंट देगा, ठीक है, बायर क्या ट्रीटमेंट देगा। अब बायर के केस में बच्चों 2 हिस्से हो सकते हैं, इफ डिफॉल्ट इन करंट ईयर एंड रीपोजेशन इज इन नेक्स्ट ईयर। मुझे बताओ डिफॉल्ट का मतलब आपने पढ़ा मेरे लेक्चर में, डिफॉल्ट मतलब क्या, बायर ने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, डिफॉल्ट हुआ करंट ईयर में लेकिन रीपोजेशन हो रहा है नेक्स्ट ईयर में। एंड दूसरे हिस्से पे मैंने क्या लिखा है जरा देखो, डिफॉल्ट एंड रीपोजेशन दोनों के दोनों करंट ईयर में हो गए, करेक्ट है। और स्क्रीन पे आप देख सकते हो मैंने रेफरेंसेस भी दिया हुआ है, दैट इज फर्स्ट केस डिफॉल्ट इन करंट ईयर रीपोजेशन इन नेक्स्ट ईयर, तो क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ क्लास वर्क आप रेफर कर सकते हो। एंड माय डियर स्टूडेंट्स डिफॉल्ट एंड रीपोजेशन दोनों सेम ईयर में हो जाए तो आप क्वेश्चन नंबर 12 को रेफर कर सकते हो, ठीक है। ट्रीटमेंट जरा देखोगे, फर्स्ट केस का ट्रीटमेंट देखिए, 5 स्टेप्स फॉलो करना जब कभी रीपोजेशन हो। रीपोजेशन कब होता है बच्चों, जब डिफॉल्ट होगा, आपने अगर पैसा नहीं दिया तो याद रखना आके मेरा फर्नीचर मैं छीन के लेके जाऊंगा, ठीक है, उसे ही बोलते हैं रीपोजेशन, ओके। मुझे बताइए 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट अग्रीड वैल्यू ऑफ रीपोजेशन, इंफॉर्मेशन वुड बी गिवन। सर ये क्या है, ये देखिए स्क्रीन पे,
स्क्रीन पे देखिए आप लोग, ऑल द डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 का रेफरेंस दिया, क्वेश्चन 11 आपको बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ये बॉम्बे भाई साहब ने ट्रक्स खरीदे, 3 ट्रक्स खरीदे, 1 लाख रुपया ईच, तो 3 लाख में 3 ट्रक आ गए। उन्होंने डाउन पेमेंट पे कर दिया 25,000 एक ट्रक का, बराबर बात है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पे करना है 3 साल में, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट 15% पर एनम, बराबर बात बच्चों। अब मुझे बताओ, जो भाई साहब ट्रक खरीदेगा, कहना इसे उसके लिए तो ये असेट होगा, अगर असेट होगा तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, करेक्ट, 25% के हिसाब से चार्ज कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, बॉम्बे रोडवेज, जो बॉम्बे भाई साहब थे, उन्होंने पहला इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, मजा आ गया। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, मजा आ गया। पर देखिए, कुड नॉट पे फाइनल इंस्टॉलमेंट, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट बेचारा नहीं पे कर पाया। क्या होगा इस केस में? लास्ट पैराग्राफ, जिसने ये ट्रक बेचा था उसने रीपोजेस कर दिया 1 ट्रक, क्योंकि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया ना बच्चों, आएगा अपना ट्रक छीन के लेके जाएगा, और देखो वो अपने हिसाब से वैल्यूएशन करेगा 40% डेप्रिसिएशन डाल के। मुझे बताओ, मेरे हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करता था 25%, करेक्ट है, मैं डेप्री चार्ज करता था 25%, लेकिन वेंडर जब असेट छीनेगा तो क्या बोलेगा, मैं तेरी बात नहीं मानता, मेरे हिसाब से तो 40% डेप्रिसिएशन होगा। तो 40% के हिसाब से अगर आप वैल्यू निकालोगे, इसे बोला जाता है बच्चों अग्रीड वैल्यू, बराबर है। सो स्टेप नंबर 1 इज व्हाट, कैलकुलेट अग्रीड वैल्यू ऑफ रीपोजेशन, इंफॉर्मेशन वुड बी गिवन, कहना इसे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया, ठीक है। सेकेंड वन, कैलकुलेट WDV ऑफ द असेट रीपोजेस्ड, WDV कैसे निकलेगा, नॉर्मल कॉस्ट माइनस नॉर्मल डेप्रिसिएशन 25%, बराबर है। अब जरा सोचना आप लोग 25% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, बराबर, और मैं बोल रहा हूं 40% के हिसाब से चार्ज करूंगा। आप जरा सोचना, थोड़ा सा बारीक पॉइंट है, मुझे बताओ, आप लोगों ने 25% के हिसाब से डेप्री चार्ज किया, मतलब 100 रुपए का असेट, 25 रुपीज का डेप्रिसिएशन, सो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू असेट का वैल्यू है 75, पर जब मैं रिपोजेशन करने आया तो मैं क्या बोल रहा हूं, 40% डेप्रिसिएशन, मतलब 100 रुपए का असेट, 40 रुपए का डेप्रिसिएशन, मेरे हिसाब से ट्रक का वैल्यू 60 रुपया, आपके हिसाब से 75, मेरे हिसाब से 60 रुपीज, बोलो ना, आप बोलो ना, मैं बोल रहा हूं 60 रुपया का सेटलमेंट होगा, आप बोलते हो लेकिन असेट तो 75 का है मेरी बुक में, मैं बोलूंगा मैं क्या करूं, मेरा अग्रीड वैल्यू 60 रुपीज है, 60, आप बोल रहे हो लेकिन मेरी बुक में 75 है, मैं बोलेगा कुछ नहीं, 60 रुपीज पे सेटलमेंट होगा फाइनल, तो आपका तो नुकसान हो गया, क्योंकि आपकी बुक में 75, मैं रिपोजेस कर रहा हूं 60 रुपया, मतलब आप सोच पा रहे हो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, 75 रुपए का असेट मैं 60 रुपए पे लेके जा रहा हूं, मतलब आपका तो नुकसान हो गया, कितने का, 15 रुपए का, बराबर। तो थर्ड पॉइंट देखिए, कैलकुलेट लॉस, ऑलवेज स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 1, दैट इज 75 रुपीज माइनस 60 रुपीज। अब मुझे बताइए फोर्थ स्टेप क्या होगा, क्रिएट प्रोविजन, क्योंकि डिफॉल्ट हुआ है करंट ईयर में, रीपोजेशन हो रहा है नेक्स्ट ईयर में, अब आपको मालूम है कि आपका 15 रुपए का नुकसान होगा, करेक्ट है, तो आप क्या करोगे, क्रिएट प्रोविजन इन करंट ईयर, किसके हिसाब से, एज पर कंजर्वेटिज्म, एज पर कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, डर डर के चलना, डर डर के चलना, बराबर। आप लोग डरते हो, अरे यार ये तो डिफॉल्ट हो गया तो हमारा 15 रुपए का नुकसान होगा, करेक्ट है, ये आपको मालूम है, तो कंजर्वेटिज्म के हिसाब से इसका क्या क्रिएट कर दीजिए, प्रोविजन। प्रोविजन का एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन,
इज इट क्लियर? तो 15 रुपए का प्रोविजन बना दो एंड नेक्स्ट ईयर जब आएगा तब रीपोजेशन होगा। जरा शांति से सोचना, रीपोजेशन का एंट्री क्या है? सोचो सोचो सोचो। बच्चों मैं आपके पास आया, मैं बोलता हूँ लाओ मेरा ट्रक लाओ, आप क्या बोलोगे? ये लीजिए सर आपका ट्रक। कोई शक? ट्रक गोज आउट। अब ट्रक गोज आउट होगा तो वो WDV पे लिखोगे बिकॉज आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो WDV पे था। मेरा एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में है तो WDV 75 था, करेक्ट है। पर ट्रक तो चला गया, सामने सेटलमेंट कितने का हुआ? 60 रुपए का। तो HP वेंडर डेबिट 60 का। आप बोलते रहे 75 का असेट है, 75 का असेट है, लेकिन सेटलमेंट हुआ 60 का। तो आपका लॉस कितना है? 15 रुपया, जिसके लिए आपने ऑलरेडी प्रोविजन बना के रखा हुआ था लास्ट ईयर में, बिकॉज डिफॉल्ट हुआ था करंट ईयर में, रिपोजेशन नेक्स्ट ईयर में। अब आप नेक्स्ट ईयर में आ गए हो, इसका मतलब ये 15 रुपए का प्रोविजन ऑलरेडी लास्ट ईयर में बन चुका है, तो उस प्रोविजन को यूज कर दीजिए। सो यू विल यूज 5 steps in case of repossession, default in current year, repossession in next year। कौन से 5 steps? क्विकली मेरे साथ। सबसे पहले अग्रीड वैल्यू निकाल देना बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन, WDV निकाल देना, हमेशा लॉस होगा, दैट इज WDV माइनस अग्रीड वैल्यू। अगर डिफॉल्ट करंट ईयर में, रिपोजेशन नेक्स्ट ईयर में, तो बच्चों प्रोविजन क्रिएट करना है इस पर कंजर्वेटिज्म, एंड जिस दिन रिपोजेशन हो जाए ट्रक चला जाएगा, अग्रीड वैल्यू से सेटलमेंट होगा, डिफरेंस होगा लॉस, जिसके लिए प्रोविजन आपके पास पड़ा होगा। कोई शक ना? कौन सा वाला सम आप रेफर कर पाओगे इसके लिए? विच सम? सर ने रेफरेंस दे दिया है क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ क्लास वर्क, बराबर बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो रहा है बच्चों? डिफॉल्ट भी करंट ईयर में, रिपोजेशन भी करंट ईयर में। अब जरा मुझे बताइए, डिफॉल्ट एंड रिपोजेशन दोनों ही करंट ईयर में है, करेक्ट है? तो मुझे प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, करेक्ट है? मुझे मालूम है मेरा 15 रुपए का नुकसान होने वाला है, कोई शक? 15 रुपए का नुकसान होने वाला है, और वो नुकसान आज ही हो गया, करेक्ट है? आज पता चला सुबह 15 का नुकसान होगा, शाम को आके वो असेट लेके गया, मतलब नुकसान फाइनल हो गया, तो मुझे प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है अगर डिफॉल्ट एंड रिपोजेशन दोनों सेम ईयर में हो, ठीक है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3 सेम है, दैट इज अग्रीड वैल्यू, WDV, लॉस। अब यहां पे प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज दोनों ही सेम ईयर में हो रहा है, तो सीधा रिपोजेशन का एंट्री डाल दोगे। असेट जा रहा है, WDV से क्रेडिट करोगे असेट 75, लेकिन इसके सामने वेंडर का अकाउंट सेटलमेंट कितने से हुआ? 60 रुपीज से। तो आपका नुकसान कितने का हुआ? 15 रुपए का। उससे आप प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देना, क्योंकि प्रोविजन थोड़ी बना रहे हो आप, सीधा PL में चार्ज कर दो, नो नीड टू क्रिएट प्रोविजन अगर डिफॉल्ट एंड रिपोजेशन सेम ईयर में है। सर कौन सा सम रेफर करें इसके लिए? बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ क्लास वर्क रेफर कर सकते हो, करेक्ट है? सो क्वेश्चन नंबर 11 डन, क्वेश्चन नंबर 12 डन, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस्ड। सर वेंडर में क्या करें? देखो मैंने आपके लिए आपकी बात पहले कर दी बिकॉज यू आर बायर। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ सोचो बच्चों, ठीक है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जरा सोचना, कहानी समझना, ठीक है? सारे बच्चे ध्यान देना। बुक्स ऑफ HP वेंडर, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ क्लास वर्क का, क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ क्लास वर्क का, ठीक है? सर इसमें क्या होगा? देखो, द फॉलोइंग अकाउंट वुड कम, 2 अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि रिपोजेशन हुआ है, एंड जरा एंट्रीज डालिए इन द बुक्स ऑफ HP वेंडर। अरे सर सम एक बार दिखा दो ना, कैसा दिखता है, उसका मुंह कैसा दिखता है? ये देखो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, देखना। अशोक ने अक्वायर किया, मतलब अशोक बायर हो गया, किसके पास से? रियल एड लिमिटेड, तो ये HP वेंडर हो गया। एंड लास्ट लाइन देखिए आप लोग, शो द लेजर अकाउंट एज वुड अपीयर इन रियल एड, दैट इज HP वेंडर की बुक में आप क्या लेजर बनाओगे? तो सर यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि HP वेंडर की बुक में 2 लेजर्स बनेंगे, HP बायर एंड गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट, करेक्ट है? देखो गुड्स रिपोजेस दिखता कैसे है, उसका मुंह कुछ इस तरीके से दिखता है। जब आप बायर अकाउंट बनाओगे तो कहना इसे बायर से पैसा रिसीव करना है, ठीक है? लेकिन कुछ पैसा
नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे, गुड्स रीपोजेस कर दोगे। तो एचपी बायर में जो फाइनल बैलेंसिंग फिगर आएगा उसके बदले गुड्स रीपोजेस हो जाएगा। गुड्स रीपोजेस में आप लिख दोगे डेबिट साइड पे एचपी बायर अग्रीड वैल्यू, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आपने रीपोजेस किया, इसको ध्यान से सुनना मेरी बात, एवरीबडी लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपने रीपोजेस किया 100 रुपीज़ पे, ठीक है, लेकिन आपने उसका वैल्यूएशन किया, आपको लगता है कि नहीं 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 इसका वैल्यू तो खाली 80 रुपीज़ है, करेक्ट है। तो लेजर का बैलेंस था 100 रुपया, वो आपने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन आपके हिसाब से वैल्यू कितना है 80, तो ऑपोजिट साइड पे 20 रुपीज़ का लॉस बुक कर देना, ठीक है। 100 रुपये का असेट था लेकिन उसका आज की तारीख में वैल्यू बस 80 है, तो ऑपोजिट साइड पे लॉस बुक कर दीजिए। अब आपका असेट कितने का हो गया, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से असेट नहीं, वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स, वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स, ऑलवेज रिमेंबर, वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स। गुड्स का वैल्यू बुक में था 100 रुपया, लेकिन रियल लाइफ में वैल्यू 80 रुपीज़, तो आपने 20 का लॉस बुक किया। अब गुड्स का वैल्यू 80, लेकिन जब मैंने आपके पास से वो रीपोजेस किया ना, तो थोड़ा ख़राब कंडीशन में था। अगर मैं एज इट इज़ उसको बेचने जाएगा तो मुझे लगता है कुछ मिलेगा नहीं, तो मैंने क्या किया, उस पर थोड़ा खर्चा किया। अगर उस गुड्स पे खर्चा करूंगा तो गुड्स का वैल्यू इंक्रीज होगा, अगर गुड्स का वैल्यू बढ़ेगा तो उसे डेबिट कर देंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10 रुपये का खर्चा किया, सो गुड्स का वैल्यू बढ़ेगा, गुड्स डेबिट टू कैश बैंक गोज आउट, बराबर। अब मुझे बताओ 80 रुपीज़ का वैल्यूएशन था, 10 रुपये का खर्चा किया तो गुड्स का वैल्यू हो गया 90। ये 90 रुपये का गुड्स मैंने मार्केट में बेच दिया। कितने में बेचा सर? सर ने बेचा 110 रुपये में, तो गुड्स गोज आउट क्रेडिट, कैश बैंक कम्स इन 110। मुझे बताओ 90 का गुड्स 110 में बेचा तो मेरे को फायदा हुआ ना बच्चों? कितने का फायदा हुआ? 20 रुपये का फायदा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अगर आपको बेचते टाइम नुकसान हुआ तो नुकसान को क्रेडिट कर देना, कोई शक। वर्ड यूज कर रहा हूं रीसेल, करेक्ट है, सेल मैंने आपको किया था फिर रीपोजेस किया, उसको दोबारा से बेच रहा हूं, इसीलिए रीसेल वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। एचपी बायर का बैलेंस यहां पे लिखो, अगर लॉस ऑन वैल्यूएशन है तो उसे ऑपोजिट साइड पे लिखो, जो खर्चा करोगे आप डेबिट पे लिखो, अगर ये गुड्स आप मार्केट में बेच देते हो तो क्रेडिट पे लिखो, प्रॉफिट लॉस बुक करो, आपका काम खत्म। मैंने रेफरेंस दिया हुआ है इसके लिए क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। तो जेके शाह क्लासेस के जो बच्चे होंगे उनके पास ऑलरेडी ये सॉल्यूशन होगा मेरे प्यारे बच्चों, बराबर है। और जो नॉन जेके एससी स्टूडेंट है उनके पास कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा, उन्होंने पढ़ाई तो कभी ना कभी किया होगा, बराबर है। तो सिमिलर टाइप ऑफ सम आपको मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझे? हाँ, पर ये बात आपने समरी फॉर्मेट में जो सीखी है मेरे पास, ये बहुत हेल्प करेगी आपको एग्जाम के एक दिन पहले कि अच्छा खाली क्वेश्चन नंबर 11 देखेगा तो मेरा ये सिस्टम सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखेगा तो रीपोजेशन एंड डिफॉल्ट इन सेम ईयर आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखेगा तो एचपी वेंडर की बुक मेरी क्लियर हो जाएगी। अगर ये समरी आपके पास है, मुझे बताओ कितनी हेल्प होती है बच्चों आपकी, समझे मेरी बात? सो यही ऑब्जेक्टिव हमारा है और आई होप आप इस ऑब्जेक्टिव पे मुझे और आपको दोनों को खरा उतरना है, करेक्ट है, और आप लोग अच्छे नंबर स्कोर कर पाओ, यही हमारी आशा है विद दिस रिवीजन लेक्चर्स, करेक्ट है बच्चों। तो मुझे बताओ मैंने कितनी बातें आपके साथ डिस्कस कर दी? 3 पॉइंट्स डिस्कस कर दिए। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट, what should be the accounting treatment in the books of HP vendor, HP buyer, मैंने रेफरेंसेस दे दी है। थर्ड पार्ट क्या डिस्कस किया मैंने बच्चों आपके साथ? सर हम क्या करेंगे गुड्स रीपोजेशन के टाइम पे? तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीज़ें मैंने डिस्कस की एंड वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैंने सारी रेफरेंसेस आपको दे दी है। अगर आप क्लास वर्क देखो तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 वाला भी याद है? आपने आंसर कर दिया है। 8 वाले में क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है बट द कैश प्राइस इज नॉट देयर, तो ये डिस्कस्ड है। 9 पेंडिंग है, थोड़ी देर बाद देखता हूँ मैं। 10 11 ये 12 का रेफरेंस भी दे दिया रीपोजेशन में एंड क्वेश्चन नंबर 13, बराबर। तो क्लास वर्क के 13 क्वेश्चंस का प्रॉपर रेफरेंस आपको मिल चुका है एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ी देर के बाद करता हूँ,
एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, इसमें देखिए इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड लिखा हुआ है। सर ये क्या है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड? बस यही आपका लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हायर परचेज में। इफेक्टिवली अकाउंटिंग इन केस ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, मैंने लिखा हुआ है रेफर जेकेएससी टेक्स्ट बुक, किसके लिए? एंट्रीज के लिए। एंड मैंने क्वेश्चन का रेफरेंस दिया है क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ क्लास वर्क, बराबर। आप मेरे रेफरेंसेस आई होप अच्छे से नोट डाउन कर रहे हो, करेक्ट है। जो नॉन जेकेएससी स्टूडेंट है, आप स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें देख तो पा रहे हो ना, तो क्या ना इसे आप स्क्रीनशॉट्स भी ले पाओगे। तो ये स्क्रीनशॉट या ये वीडियो आप एग्जाम के एक दिन पहले देखोगे तो रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा, बराबर है। सम हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो खाली मेन पॉइंट्स समझने हैं हमारे हायर परचेज चैप्टर के, बराबर है, ठीक है। तो ज़रा मैं जेके शाह क्लासेस की टेक्स्ट बुक में आऊँ तो यहाँ पे क्या थियरी है ये देखिए। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, ठीक है। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड क्या होता है मैं सिंपल भाषा में बता दूं। याद है मेरा स्टार्टिंग वाला एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए का मशीन था, 20,000 डाउन पेमेंट आपने पे किया था, करेक्ट है। बचे थे 80,000 और आपने इंस्टॉलमेंट में पे किया था 90,000 इन टोटल, तो आपने एक्स्ट्रा कितना पे किया था? 10,000 रुपया, करेक्ट है। कितना एक्स्ट्रा पे किया था? 10,000। जरा मुझे शांति से ऐसा आंख बंद करके पहले सोचो, फिर मुझे आंसर दो, ठीक है। क्या आंसर दोगे? मेरा क्वेश्चन तो सुनो पहले। ये जो 10,000 का आप इंटरेस्ट मेरे एग्जाम्पल में पे करोगे, ऑप्शन नंबर 1, ये इंटरेस्ट आप ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years पे करोगे, या ऑप्शन नंबर बी, एक साथ पहले ही साल में पे कर दोगे, या ऑप्शन सी, एक साथ एट द एंड ऑफ 5th year पे करोगे। 3 ऑप्शन दिए मैंने आपको, अगर चाहिए तो दोबारा से ये रिकॉर्डिंग सुन लो और फिर आंसर दो। हाँ सर कुछ क्लिक हुआ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या था ऑप्शन ए? सर जो 10,000 का इंटरेस्ट है ना, वो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर में थोड़ा, सेकेंड ईयर में थोड़ा, थर्ड ईयर में थोड़ा, फोर्थ ईयर में थोड़ा, 5th year में फाइनल। कोई शक? हाँ, पर इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में क्या होगा? इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में ये जो टोटल इंटरेस्ट है ना 10,000 रुपए का, ये स्टार्टिंग में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। अरे सर क्या कर रहे हो आप? पूरा खर्चा बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से या पूरा इनकम वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड कर रहे हो? आप समझे नहीं, मैंने बोला टोटल इंटरेस्ट स्टार्टिंग में इंटरेस्ट सस्पेंस में रिकॉर्ड करूंगा। सस्पेंस में, मैंने इंटरेस्ट वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है। सो टोटल इंटरेस्ट में कहां पे रिकॉर्ड कर दूंगा? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में, बराबर, ठीक है। ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में चला जाएगा एंड इंटरेस्ट सस्पेंस में से थोड़ा थोड़ा फर्स्ट ईयर में ट्रांसफर करो प्रॉफिट एंड लॉस में, थोड़ा सा सेकेंड ईयर में ट्रांसफर करो पीएल में, थोड़ा सा थर्ड ईयर में ट्रांसफर करो पीएल में। गेटिंग इट? मतलब टोटल इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज तो करूंगा लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, एक स्पेशल अकाउंट में उसको रिकॉग्नाइज करूंगा इंटरेस्ट सस्पेंस में, और वो इंटरेस्ट सस्पेंस पड़ा रहेगा बैलेंस शीट में। उसमें से थोड़ा थोड़ा एवरी ईयर बायर एक्सपेंस बुक करता जाएगा एंड वेंडर इनकम बुक करता जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। जैसे एक सिंपल सा अगर एग्जांपल दूं, मुझे बताओ आपने मशीनरी परचेज किया, क्या पहले ही साल में उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देते हो? ना, क्या करते हो? बैलेंस शीट में लिखते हो मशीनरी एंड एवरी ईयर आप क्या चार्ज करते हो? डेप्रिसिएशन थोड़ा थोड़ा। एग्जैक्टली सिमिलर टाइप ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में होगी। इंटरेस्ट सस्पेंस में टोटल इंटरेस्ट रिकॉर्ड करके रख दो और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते जाओ, ठीक है। तो स्क्रीन पे देखिए, अंडर नॉर्मल अकाउंटिंग मेथड इंटरेस्ट इज डेबिटेड टू एचपी कस्टमर, बराबर है, ये मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इंटरेस्ट इज डेबिटेड लिखा मतलब कस्टमर के लिए खर्चा, एज एंड व्हेन इट बिकम्स ड्यू। हाउएवर इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में टोटल इंटरेस्ट इज डेबिटेड टू एचपी कस्टमर एट द टाइम ऑफ
डिलीवरी ऑफ असेट, मतलब मैं जो स्टार्टिंग बोला था ना, स्टार्टिंग में, ठीक है, मतलब टोटल इंटरेस्ट, प्लीज ध्यान से, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में टोटल इंटरेस्ट एकदम स्टार्टिंग में जब मैं आपको डिलीवरी दूंगा असेट का, उस दिन रिकॉर्ड कर देंगे. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल अकाउंट कॉल्ड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट. मैंने बताया ना, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनेगा जो बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा. थोड़ा थोड़ा एवरी ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में बायर एक्सपेंस बुक करेगा एंड वेंडर उसको इनकम बुक करेगा. ठीक है, अगर आप अकाउंटिंग एंट्री देखो एचपी वेंडर की बुक में, ध्यान से, एचपी वेंडर की बुक में अगर देखो तो जिस दिन मैं आपको माल बेचूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, हायर परचेज बायर. बायर को मैंने माल बेचा डेबिट, कौन सी प्राइस पे लिखूंगा, हायर परचेज प्राइस. टू सेल्स, सेल्स कौन सी प्राइस पे लिखूंगा, कैश प्राइस. एंड मुझे बताओ मैं वेंडर हूं तो मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम है, मैं टोटल इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर दूंगा इन स्पेशल अकाउंट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट. कोई शक ना. सर ये मेथड कब फॉलो करें, जब आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा क्वेश्चन में. लाइक अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे स्क्रीन पे तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे. देखो क्वेश्चन नंबर 4, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट अंडर इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड. अगर ऐसा क्लियर इंस्ट्रक्शंस होगा तभी आप लोग ये मेथड को फॉलो करोगे, अदरवाइज नहीं. ठीक है, तो मुझे बताओ वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा से जरा एक बार एंट्री देख लो. मुझे बताओ एंट्री क्या होगी, मैंने आपको माल बेचा, बायर अकाउंट डेबिट, हायर परचेज प्राइस, टू सेल्स, कैश प्राइस, टोटल इंटरेस्ट स्पेशल अकाउंट में चला जाएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट. बराबर है. एंड प्यारे बच्चों ये एंट्री देखो, एवरी ईयर इंटरेस्ट सस्पेंस में से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट अकाउंट में जाएगा. फर्स्ट ईयर में थोड़ा जाएगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, एंड एग्रीमेंट खत्म. ठीक है, एज पर माई एग्जाम्पल. नोट क्या लिखा हुआ है, इन द लास्ट ईयर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बैलेंस विल बिकम नील. मालूम है सर, आप अगर टोटल इंटरेस्ट बुक कर दोगे फर्स्ट ईयर में थोड़ा, सेकेंड ईयर में थोड़ा, थर्ड ईयर में थोड़ा, फोर्थ ईयर में थोड़ा, फिफ्थ ईयर में थोड़ा, तो सर लास्ट में वो खाली होना ही होना है. करेक्ट है. अगर आप बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, बायर, मुझे बताओ बायर जब कुछ खरीदता है वो असेट होता है, तो असेट अकाउंट डेबिट विद द कैश प्राइस, कितने का पड़ा असेट. बायर के लिए इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, सो सस्पेंस को आप डेबिट करोगे विद द टोटल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सस्पेंस. ठीक है, क्या इंटरेस्ट सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, नहीं, वो बैलेंस शीट में जाएगा. बराबर है बच्चों. तो इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट विद द टोटल इंटरेस्ट एंड एचपी वेंडर को हायर परचेज प्राइस देना है. एवरी ईयर आप क्या करोगे, इंटरेस्ट सस्पेंस में से एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते जाओगे. So interest account debit to interest suspense first year, second year, third year, fourth year and fifth year as per my example. करेक्ट बात. ठीक है, ये वाली एंट्री 2 बार रिकॉर्ड हो गई. ठीक है, इंटरेस्ट सस्पेंस लास्ट में नील हो जाएगा, मालूम है हमको, खत्म हो गई बात. करेक्ट. इसके लिए आप कौन सा क्वेश्चन रेफर करोगे, क्वेश्चन 4 ऑफ क्लास वर्क. तो मुझे बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने क्या पढ़ाई किया मेरे साथ. 4 टॉपिक्स डिस्कस किए मैंने आपके साथ, या तो 4 चीज़ें जो हायर परचेज में इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस किया मैंने. नंबर 1 इज व्हाट, नंबर 1 इज व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट. आप रेफरेंसेस स्क्रीन पे देख पाओगे मेरे प्यारे बच्चों. ये देखो, इफ़ यू वांट मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ. ये देखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट. क्वेश्चन का रेफरेंस आपके सामने है और 5 सिचुएशन आपके सामने. फिर क्या सीखा, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ एचपी बायर, एचपी वेंडर. रेफरेंसेस मैंने दिए हुए स्क्रीन पे, आप देख सकते हो बच्चों. अकाउंटिंग इन केस ऑफ रीपोजेशन, पूरा रीपोजेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया. बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरीके की सिचुएशंस हो सकती है, डिफॉल्ट करंट ईयर, रीपोजेशन नेक्स्ट ईयर. क्वेश्चन का रेफरेंस है. डिफॉल्ट एंड रीपोजेशन इन सेम ईयर, क्वेश्चन का रेफरेंस है. एंड लास्ट में माय डियर स्टूडेंट्स, एचपी वेंडर को भी डिस्कस किया जिसका मैंने आपको रेफरेंस दिया, क्वेश्चन नंबर 13. एंड accounting in case of interest suspense method, when you will follow this method, when it is specifically clearly अगर क्वेश्चन में बोला होगा कि इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड यूज करो तो कुछ डरने की जरूरत नहीं है. जो भी आपका टोटल इंटरेस्ट होगा, असेट जब आप डिलीवर करोगे या बायर जब खरीदेगा उस दिन पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे टोटल इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज कर देना, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस में
ट्रांसफ़र करते जाना, ठीक है। सो ये हो गई मेरी 4 बातें कंप्लीट। एंड विद दिस अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इफेक्टिवली आपका हायर परचेज का जो स्कोप था, रिवीजन था, वो भी इफेक्टिवली कंप्लीट हो चुका है। मैंने जेके शाह क्लासेस की टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्लास वर्क के रेफरेंसेस मैंने आपको दे दिए है। होमवर्क एंड पास्ट एग्जाम थोड़े टाइम के बाद मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, ठीक है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर डूइंग दिस मच एक और क्वेश्चन बचता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दो ना। एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपल। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। अब याद रखना, जब कभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सेपरेटली बना, इसका मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट? इट इज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मतलब आप सारा डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में जमा करते जाना। तो आप खाली डेप्रिसिएशन का क्या एंट्री डालोगे इस केस में? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, क्या एंट्री डालोगे इसका? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब मेंटेन करना आएगा, ऑलवेज रिमेंबर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड योर एंट्री वुड बी डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। दैट्स इट। अदरवाइज पूरा सम नॉर्मल है। ये ट्रैक्टर वाला जो सम है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इसका मैं सिंपल समरी दे दूं, 2 ट्रैक्टर्स खरीदे हैं यहाँ पे, बराबर है। ट्रैक्टर ए के साथ कोई ट्रेजेडी नहीं हुआ है, पर ट्रैक्टर बी लॉस्ट हो चुका है, करेक्ट है, कुछ नुकसान हुआ उसका, ठीक है। 24 मंथली इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, मंथली इंस्टॉलमेंट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर। तो मंथली इंस्टॉलमेंट पे आप कॉन्सेंट्रेट करोगे। मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ साथ बच्चे सोचेंगे ना, सर अगर 24 महीने का इंस्टॉलमेंट तो इंटरेस्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली कम होता जाएगा। नहीं, यहाँ पे एक अजम्पशन है, इंटरेस्ट इवनली अक्रूड, करेक्ट है। मतलब 24 महीने में जो आप इंटरेस्ट पे करोगे, हर महीने में सेम टू सेम इंटरेस्ट होगा, सेम टू सेम इंटरेस्ट होगा, बराबर है। तो ये बात आप ध्यान रखना। एंड एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, बस ये जो मैंने बोला था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब मेंटेन करने को आएगा तो आपका डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब उसे असेट अकाउंट में मत डालना, ठीक है, सेपरेटली PFD अकाउंट में जमा करते जाना। जिस दिन आपका ट्रैक्टर बी का नुकसान हो जाएगा, उस दिन क्या करोगे? डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर अकाउंट ओपन कर देना। क्या ओपन कर देना? डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर अकाउंट ओपन कर देना। जो भी कॉस्ट होगा ट्रैक्टर बी का, वो ट्रैक्टर अकाउंट से निकाल के डिस्पोजल में डाल देना। ट्रैक्टर बी पे जितना भी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया होगा, PFD अकाउंट से निकाल के डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर में डाल देना। उसका जो भी इंश्योरेंस क्लेम मिले डिस्पोजल में रिकॉर्ड करना, फाइनल प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। सो ये यूनिक सम नहीं है, इट इज़ नॉर्मल सम जो बच्चे समझ पाएंगे, ठीक है। खाली यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सेपरेटली मेंटेन्ड है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। सो विद दिस सारे के सारे क्लास वर्क के क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर दिए, ठीक है। नाउ बिफोर जस्ट वी स्टार्ट होमवर्क सेक्शन, एक छोटा सा थियरी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहेगा। ऑन द स्क्रीन यू कैन सी, ये थियरी एग्जाम में 2 बार आया हुआ है, जिसके मैं रेफरेंसेस दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ पास्ट एग्जाम। पास्ट एग्जाम अगर आप देखोगे जेके शाह क्लासेस में जो प्रिंटेड है, क्वेश्चन 20 एंड 31 यही है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो क्या डिफरेंस है? सबसे पहला, हायर परचेज का एक्ट है 1972 एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम मतलब नॉर्मल परचेज एंड सेल, जहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होता है 1930। सेकेंड वाला हायर परचेज आपको मालूम है, ओनरशिप किसके पास रहेगा? वेंडर के पास। पोजेशन किसके पास रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स? बायर के पास। मुझे बताओ ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा बायर की तरफ? जब बायर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा, बराबर। पर मुझे बताओ इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ओनरशिप पासेस इमीडिएटली। सर इंस्टॉलमेंट सिस्टम किस में एप्लीकेबल होता है? मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, अगर आपको आज की तारीख में मोबाइल खरीदना है या टीवी खरीदना है या AC खरीदना है, बराबर बात है, आप जाना इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, उसको बोलना सर मेरे को मोबाइल दे दीजिए हायर परचेज सिस्टम में।
अब अगर वो आपको हायर परचेज सिस्टम पे मोबाइल देता है ना, तो इमीडिएटली परचेज कर देना। मैं आपको बताऊँ क्या कर सकते हो आप, मोबाइल खरीद लेना, ठीक है, 12 इंस्टॉलमेंट लगा देना, ठीक है, 1 साल का, मतलब एवरी मंथ यू विल पे इंस्टॉलमेंट। और आपको मालूम है टेक्नोलॉजी कितना फटाफट चेंज होता है, 3-3, 4-4 महीने पे नया नया मोबाइल्स मार्केट में आ जाता है, बराबर। तो आप क्या करना, हायर परचेज पे पोजेशन ले लो और उसको यूज़ करना चालू करो। 1 महीना यूज़ किया, इंस्टॉलमेंट पे करो, दूसरा महीना यूज़ किया, इंस्टॉलमेंट पे करो, तीसरा महीना यूज़ किया, इंस्टॉलमेंट पे करो, चौथे महीने में मार्केट में नया टेक्नोलॉजी आ गया, इंस्टॉलमेंट पे करना बंद। तो मुझे बताओ दुकान वाला फिर क्या करेगा, आएगा मोबाइल छीन के लेके जाएगा। आप क्या बोलोगे, लेके जाओ, नया मार्केट में टेक्नोलॉजी आ चुका है, आई विल परचेज नाउ न्यू मोबाइल, करेक्ट है। अब मुझे ज़रा शांति से बताना, दुकान वाले ने आपका जो मोबाइल छीना, क्या उसका अच्छा रीसेल वैल्यू अब मार्केट में मिलेगा क्या कोई पुराना मॉडल, पुराना वर्जन, पुराना मोबाइल सही दाम पे खरीदता है मार्केट में से ना, मतलब ये तो जिसने माल बेचा उसका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए याद रखना बच्चों, इंस्टॉलमेंट सिस्टम कहाँ पे फॉलो होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में फॉलो होता है। जैसे आप एसी खरीदने गए, टीवी खरीदने गए, मोबाइल खरीदने गए, वॉशिंग मशीन खरीदने गए, अब कहने से उस केस में टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है थोड़े थोड़े समय पे, ठीक है। तो उस केस में अगर रीपोजेशन किया, सोचो आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, मैंने रीपोजेस कर दिया, क्या मुझे सही वैल्यू मिलेगी मार्केट में से, नहीं, तो रीपोजेशन का कोई मतलब बचा ही नहीं। इसीलिए ओनरशिप भी मैं ट्रांसफर कर देता हूं व्हेन आई सेल द प्रोडक्ट। मतलब जब आप टीवी खरीदते हो, एसी खरीदते हो, तो दुकान वाला पोजेशन तो देता ही देता है, साथ में बोलता है ओनरशिप पे लेके जाइए, नहीं चाहिए हमको, ठीक है। अगर आपने डिफॉल्ट किया तो वो कोर्ट में केस कर सकता है, करेक्ट है। रीपोजेशन नहीं करेगा, रीपोजेशन करके उसका ही नुकसान होगा, तो रीपोजेशन नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए ज़रा, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल पहले पढ़ ले। हायर परचेज का एग्जाम्पल, हैवी मशीन वी गेट ऑन हायर परचेज। हैवी मशीन मतलब मैंने जापान से एक मशीनरी ऑर्डर की है रोड्स बनाने के लिए, ठीक है, हायर परचेज पे पहला इंस्टॉलमेंट पे किया, दूसरा पे किया, तीसरा नहीं पे कर पाया। जापान वाली कंपनी क्या करेगी, मेरा वो मशीन छीन के लेके जाएगी और किसी और को बेच देगी यूएसए में, करेक्ट है। उस मशीन का तो भाव मिल जाएगा, करेक्ट है। पर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। मुझे बताओ टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, उनका रीसेल वैल्यू नहीं होता, तो उसे हायर परचेज पे नहीं बेचा जाता, उसे इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे बेचा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो पार्टीज होती है हायर परचेज में, एचपी वेंडर, एचपी बायर, एंड इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिंपल सेलर एंड बायर, क्योंकि मैंने आपको गुड्स बेचा, ओनरशिप भी लेके गए आप लोग, पोजेशन भी लेके गए आप लोग, इज इट क्लियर। एक और पॉइंट फोर्थ वाला, मुझे बताओ हायर परचेज के केस में रीपोजेशन ऑप्शन इज अवेलेबल, पर क्या इंस्टॉलमेंट में रीपोजेशन अवेलेबल हो सकता है ना। मैं अब दोबारा मोबाइल रीपोजेस करके क्या करूँगा, उसका तो कोई रीसेल वैल्यू होगा ही नहीं। तो इंस्टॉलमेंट में रीसेल वैल्यू नहीं होता प्रोडक्ट्स का, इसीलिए रीपोजेशन करना लॉजिकल नहीं है, बराबर है। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे तो मैं कोर्ट में केस कर देगा, एज सिंपल एज दैट। तो विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, 4 पॉइंट्स पढ़े, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, अकाउंटिंग, एचपी बायर, एचपी वेंडर, व्हाट ट्रीटमेंट वी शुड गिव इन केस ऑफ रीपोजेशन, एंड अकाउंटिंग इन केस ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस। बच्चों आप लोगों को डिफरेंस क्लियर है किसका, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायर परचेज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ठीक है। विद दिस बच्चों इफेक्टिवली पूरा थियरी कंप्लीट हो चुका है, बस खाली आप होमवर्क एंड पास्ट एग्जाम एक बार देख लीजिए। अगर आप देखोगे जेके शाह क्लासेस में जो होमवर्क सिस्टम है, यहाँ पे देखोगे होमवर्क में वी हैव फ्यू क्वेश्चन एंड पास्ट एग्जाम में वी हैव फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं खाली आपको बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, रेफरेंसेस दे दूंगा क्लास वर्क का, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, यहाँ पे आपको कैश प्राइस दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। कुछ पता चला, अगर कैश प्राइस दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, तो बच्चे क्या करेंगे, टेबल बनाइए और प्रिपेयर कर दीजिए बाइफर्केशन। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। तो क्या करना आप लोग, सिंपल प्रिपेयर
टेबल, मैंने आपको टेबल बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज़रा देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में माय डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने कैश प्राइस नहीं दिया हुआ, ठीक है, इन्होंने कैश प्राइस नहीं दिया हुआ। देखो यहाँ पे कैश प्राइस इज नॉट देयर। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट्स दिया हुआ है, डाउन पेमेंट दिया हुआ है, हायर परचेज प्राइस दिया हुआ है। अच्छा, कैश प्राइस इज देयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट देयर, ये निकाल रहा हूँ। कैश प्राइस दिया हुआ है बट इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ। मुझे बताओ क्या करोगे। कैश प्राइस है, इंटरेस्ट का रेट नहीं है, कैश प्राइस है, इंटरेस्ट का रेट नहीं है, तो क्या करोगे, टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे चिल्ड्रंस, टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे एंड उसे आउटस्टैंडिंग बैलेंस रेशियो में तोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको क्विक रेफरेंस देते जाऊँ तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे लिखूँ मैं क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ होमवर्क, उसके लिए यू कैन रिफर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्लास वर्क, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ होमवर्क, उसके लिए यू कैन रिफर क्वेश्चन नंबर 2 एंड 10 ऑफ क्लास वर्क। करेक्ट है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए 16th क्वेश्चन में क्या है, ये सम 2 बार आया हुआ है होमवर्क में, ठीक है। ध्यान से देखना, आपको क्या दिया हुआ है, डाउन पेमेंट दिया हुआ है, सारे इंस्टॉलमेंट्स दिए हुए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। क्या नहीं दिया, सर कैश प्राइस, ठीक है, सर कैश प्राइस नहीं दिया। क्या करूं मैं, कैश प्राइस नहीं दिया, कैश प्राइस इज नॉट गिवन बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज देयर। टेल मी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर कैश प्राइस नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर कैश प्राइस नहीं है, तो प्रिपेयर द टेबल एंड फिल इन रिवर्स वे, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए कैलकुलेट द कैश प्राइस, इसके लिए यू कैन रिफर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्लास वर्क। कैश प्राइस नहीं दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो प्रिपेयर द टेबल एंड फिल इन रिवर्स वे, ठीक है। एंड यहाँ पे बच्चों आपको अकाउंटिंग भी करनी है। अब यहाँ पे देखोगे रीपोजेशन हो रहा है, रीपोजेशन। क्या मैंने आपको रीपोजेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड क्वेश्चन 11 का रेफरेंस दिया था? यस। तो यहाँ पे बच्चों यू कैन रिफर क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ क्लास वर्क, बिकॉज आपको अकाउंटिंग करनी है एचपी बायर की बुक में गुड्स का रीपोजेशन एंड डिफॉल्ट दोनों सेम ईयर में है, ठीक है। रेफरेंस इज गिवन। बच्चों अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 17 में भी रीपोजेशन है, इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ क्लास वर्क रेफर कर सकते हो, ठीक है। रीपोजेशन बायर की बुक में एंट्री पास करनी है। टेल मी, एक्स लिमिटेड ने परचेज किया, लास्ट में देखो यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी एंट्रीज रेलेवेंट अकाउंट इन एक्स, मतलब एचपी बायर की बुक में आपको एंट्रीज देनी है। तो रीपोजेशन मैंने आपको सिखा दिया, यू कैन रिफर क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे अगर मैं आपके लिए रेफरेंसेस लिखूँ तो क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ होमवर्क के लिए you can refer question number 3 and question number 12 of class work. question number 17 of homework में question number 12 of class work आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आप समझो, होमवर्क का जो मैं रेफरेंसेस दे रहा हूँ, क्लास वर्क का रेफरेंस दे रहा हूँ। अब क्लास वर्क आपने अच्छे से कर दिया तो होमवर्क में खाली आप क्विकली गो थ्रू कर देना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और काम खत्म हो जाएगा। आगे देखिए पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपका रीपोजेशन बेस्ड सम है। यू कैन टेक क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ क्लास वर्क एंड क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्लास वर्क। 2 क्वेश्चन इसका रेफरेंस है। सर क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे पूछा क्या है, देखो, शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गिरीश ट्रांसपोर्ट, गिरीश एचपी बायर है, ठीक है, फॉर द ईयर 13, 14, 15। तो बायर की बुक में रीपोजेशन हुआ है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट का हमें पता नहीं है, बट वी हैव बीन गिवन इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है, ठीक है, एंड कॉस्ट दिया हुआ है रिक्शा का, कॉस्ट दिया हुआ है रिक्शा का, मतलब कैश प्राइस इज गिवन
इंटरेस्ट इज गिवन, दोनों दिया होगा तो कैलकुलेट द इंटरेस्ट इन नॉर्मल वे बाय प्रिपेयरिंग टेबल एंड उसके बाद रिपोजेशन के स्टेप्स लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन 18 अगर आप आंसर करना चाहो, क्वेश्चन 18 पास्ट एग्जाम, यू कैन रेफर क्वेश्चन 1 एंड 12 ऑफ क्लास वर्क। ठीक है, ओके। तो जेके शाह क्लासेस वाले बच्चे, अगर आपने अब तक होमवर्क एंड पास्ट एग्जाम आंसर ना किया हो तो अब आपको रेफरेंसेस मिल चुकी है। ठीक है, तो एक बार क्विकली गो थ्रू कर जाना इनके सॉल्यूशंस बच्चों। ठीक है आप, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 3 इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए एंड क्वेश्चन नंबर 12 रीपोजेशन के लिए। ठीक है, ये देखिए ये सब नवंबर 2016 में पूछा गया था। और अगर आपको कुछ पता हो, अभी अभी हमने होमवर्क में ऐसा एक सम देखा, देखिए होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 16 लकी, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप ऑफ सम है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्या पूछा हुआ है जरा देखो, रिक्वायर्ड पार्ट में कैश प्राइस कैलकुलेट करने को बोला है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, कैश प्राइस नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। प्रिपेयर द टेबल, फिल इन रिवर्स वे एंड प्रिपेयर कार अकाउंट। किसकी बुक में बच्चों? फेयर वैल्यू मोटर प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज HP बायर की बुक में। करेक्ट है। सो यहाँ पे अगर मैं आपको रेफरेंस दूँ, क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ पास्ट एग्जाम, तो आप लोग यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ होमवर्क, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 12 रेफर कर सकते हो क्लास वर्क के। ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैंने ऑलरेडी मेरी थियरी में डिस्कस कर दिए हैं। क्वेश्चन 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लासरूम, हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम का डिफरेंस। बराबर है बच्चों, ये आप पढ़ के जाना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या पूछा है, कैश प्राइस पूछा हुआ है जबकि इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है। मुझे बताओ कैश प्राइस कैलकुलेट करना है व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्लास वर्क रेफर कर सकते हो। When the rate of interest is given but the cash price is not there, prepare the table, fill in reverse way। और क्या पूछा है, relevant journal entries डाल दीजिए interest suspense method में। interest suspense, क्या मैंने आपको interest suspense सिखाया था? क्वेश्चन 4 ऑफ क्लास वर्क आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 21 का रेफरेंस अगर आप देखो बच्चों, 21 पास्ट एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ क्लास वर्क। ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड इंटरेस्ट सस्पेंस के हिसाब से एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जरा देखिए क्या है इस केस में, डाउन पेमेंट एक्सेट्रा इज देयर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है पर बच्चों कैश प्राइस नहीं है। क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट द कैश प्राइस। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्लास वर्क। सो क्वेश्चन 22 अगर आपको आंसर करना है पास्ट एग्जाम का, सो सिंपली क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्लास वर्क आप देख लेना, काम खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 में ज़रा आप देखोगे तो क्या है बच्चों, हायर परचेज प्राइस है, डाउन पेमेंट है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, कैश प्राइस दिया हुआ है। कैश प्राइस दिया हुआ है बच्चों, कैश प्राइस दिया हुआ है बट इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ। क्या मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था, व्हेन द कैश प्राइस इज गिवन बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, तो क्या करोगे, फाइंड आउट टोटल इंटरेस्ट एंड अलोकेट इन आउटस्टैंडिंग बैलेंस रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 पास्ट एग्जाम के लिए यू कैन रेफर क्वेश्चन 2 एंड 10 ऑफ क्लास वर्क। करेक्ट बात, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछता है, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन कैश प्राइस। देखो कैश प्राइस ढूंढना है मुझे, ठीक है, कैलकुलेशन नियरेस्ट रुपी पे। ठीक है, कैश प्राइस नहीं दिया
ज़रा देखो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या इस सम में? यस, इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है। टेल मी, कैश प्राइस नहीं है पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। कैश प्राइस नहीं है पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। क्या करोगे? टेबल बनाओगे एंड रिवर्स वे में उसको फिल करोगे। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 24 का मैं अगर आपको रेफरेंस दो क्लास वर्क में से, यू कैन रेफर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्लास वर्क। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों लास्ट में, चलो लास्ट से पहले एचपी बायर वेंडर ढूंढो। पावर मोटर, मैसर्स पावर मोटर सोल्ड लिखा हुआ है, मतलब ये हायर परचेज वेंडर हो गया। ठीक है, किसको बेचा ये बात? सिंह को बेचा, तो मिस्टर सिंह हायर परचेज बायर हो गया। ठीक है, सर लास्ट लाइन पे देखो, यू हैव टू प्रिपेयर अकाउंट इन सिंह एंड गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मैसर्स पावर मोटर। दोबारा से पढ़ो इसको। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ सिंह, अकाउंट ऑफ सिंह एंड गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट इन एचपी वेंडर। याद है ये थियोरी मैंने डिस्कस कर दी है आप लोगों से कि एचपी वेंडर की बुक में रीपोजेशन के टाइम पे गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट कैसे बनेगा। सो यू कैन रेफर क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ क्लास वर्क। अगर ये शीट में लिखूं मैं, सो क्वेश्चन 25 ऑफ पास्ट एग्जाम के लिए यू कैन रेफर क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ क्लास वर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों देखो, सिमिलर टाइप ऑफ सम ऑलरेडी हो चुका है। देखो आपको कैश डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। पूछता क्या है? कैश प्राइस कैलकुलेट करो। तो यू कैन रेफर क्वेश्चन 3 ऑफ क्लास वर्क। बोलता है स्कूटर एंड भानु अकाउंट बनाइए अमर की बुक में। अमर है एचपी बायर एंड बोलता है गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट बनाइए बानू की बुक में। बानू कौन है? एचपी वेंडर। तो बच्चों इनके रेफरेंसेस सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 13 आप रेफर करना गुड्स रिपोजेशन के लिए, एंड क्वेश्चन नंबर 12 रेफर करना बायर की बुक में रिपोजेशन के लिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 26 अच्छा सा क्वेश्चन है, स्टार मार्क डाल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 26 ऑफ पास्ट एग्जाम, तीन क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 12 बायर की बुक में रिपोजेशन, क्वेश्चन 13 वेंडर की बुक में गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। ये क्लास वर्क के रेफरेंसेस है। ठीक है, आप समझ सकते हो मैं हायर परचेज चैप्टर पढ़ाने नहीं आया, वो आपने ऑलरेडी पढ़ दिया है। पर सर ये जो होमवर्क एंड पास्ट एग्जाम है इतना ज़्यादा था कि हमने आंसर ही नहीं किया। अब सर लग रहा है कि हाँ हमने जो पढ़ाई किया है क्लास वर्क में और सर आपने जो कॉन्सेप्ट बताया अगर उतना अच्छे से कर लिया तो हमारा होमवर्क एंड पास्ट एग्जाम ऑटोमेटिकली आंसर हो जाता है। करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा क्या है, ध्यान से देखिए। लीना ट्रांसपोर्ट ने परचेज किया, मतलब ये एचपी बायर 4 टेम्पोस कॉस्टिंग 275 ईच, किसके पास से खरीदा है बच्चों? वेंडर के पास से खरीदा होगा। वेंडर नेम एथनिक मोटर, एचपी वेंडर, एचपी वेंडर। सो बायर ने वेंडर से कुछ खरीदा है। आप देख सकते हो सारा इंस्टॉलमेंट का सिस्टम, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, डेप्रिसिएशन का रेट इज गिवन। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों क्या होगा? रीपोजेशन होगा। 2 टेम्पोस रखेगा एंड बाकी वो क्या कर देगा? एडजस्ट कर देगा, रीपोजेस कर देगा अगेंस्ट डिफॉल्ट। एंड अग्रीड वैल्यू के लिए 15% डेप्रिसिएशन। आप मेरी बात समझो, बायर चार्ज करता था 12% के हिसाब से। ठीक है, वेंडर जब रीपोजेस कर रहा है तब वो चार्ज करेगा 15% अग्रीड वैल्यू। पूछा क्या है? इन द बुक्स ऑफ लीना ट्रांसपोर्ट लिमिटेड आपको लेजर्स बनाना है 16, 17, 18 का लीना ट्रांसपोर्ट की बुक में। ठीक है, लीना मतलब बायर। अगर बायर है तो बच्चों यू कैन रेफर क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 ऑफ क्लास वर्क। याद है बच्चों क्वेश्चन 11 एंड 12 क्या है? गुड्स रीपोजेशन, हाउ टू हैंडल इन द बुक्स ऑफ एचपी बायर। सो यहाँ पे लिख दूँ मैं
क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ पास्ट एग्जाम, रेफर क्वेश्चन 11, 12 ऑफ क्लास वर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 ज़रा देखिए, 28 में क्या है, एवरीबडी ऑन द स्क्रीन। कैश प्राइस दिया हुआ है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, बोलता है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाइए। ज़रा बुद्धि यूज़ करना। कैश प्राइस इज गिवन, इंटरेस्ट इज गिवन, तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे इन ईच इंस्टॉलमेंट एज पर क्वेश्चन 1 ऑफ क्लास वर्क, एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के लिए क्वेश्चन 4 ऑफ क्लास वर्क रेफर करोगे, ठीक है। सो चिल्ड्रेन, क्वेश्चन नंबर 28 का रेफरेंस पास्ट एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4 ऑफ क्लास वर्क, ओके। नेक्स्ट वन, ये एग्ज़ाम में 4 नंबर के लिए आया था, एंड इवन आपके होमवर्क में अगर आप देखोगे ना, आपके होमवर्क में भी सिमिलर टाइप ऑफ सम प्रिंटेड है। जस्ट अ मिनट, ये रहा, ये दिख रहा है आपको, क्वेश्चन 14 एग्जैक्टली सिमिलर टाइप ऑफ सम है, बट स्टिल मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है, ठीक है। 4 नंबर का सम, आराम से आप टेबल बना लोगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में टोटल इंटरेस्ट स्टार्टिंग में रिकॉर्ड हो जाता है, थोड़ा थोड़ा आप ट्रांसफ़र करते जाना। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है ज़रा देखो बच्चों। कैश प्राइस इज गिवन, करेक्ट है। इंटरेस्ट इज गिवन 8%, क्या बोलता है, प्रीपेड ट्रैक्टर अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, करेक्ट है। मतलब एग्जैक्टली ये सिमिलर टाइप, ये भी 8 नंबर के लिए नवंबर में पूछा गया था। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है एंड कैश प्राइस दिया है, सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्लास वर्क फॉलो करके इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट, या तो नॉर्मल, एंड इंटरेस्ट सस्पेंस के लिए यू कैन रेफर क्वेश्चन 4 ऑफ क्लास वर्क, ठीक है। इसका फॉर्मेट अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरह है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 30 ज़रा देखिए आप, रिसेंटली पूछा गया सम नवंबर 20 में 8 नंबर के लिए। क्या क्या पूछा है, 1 2 3 4 अग्रीड वैल्यू। क्या मैंने आपको अग्रीड वैल्यू सिखाया था जब मैंने एक्सप्लेनेशन दिया? यस सर। अग्रीड वैल्यू का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, वेंडर जब आएगा रीपोजेस करने के लिए वो अपने हिसाब से वैल्यूएशन करेगा, ठीक है। सो वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अग्रीड वैल्यू निकाल दीजिए। बुक वैल्यू, बायर की बुक में क्या वैल्यू पे असेट है उसे बोला जाता है बुक वैल्यू। प्रॉफिट या तो लॉस टू हायर परचेज ऑन 2 मशीन टेकन बैक बाय द वेंडर। बच्चों मालूम है हमेशा लॉस होता है बायर को जब गुड्स रीपोजेस होगा। मतलब इफेक्टिवली ये जो 3 पार्ट्स है ये क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ क्लास वर्क आंसर दे देगा आपको। एंड लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस ऑन मशीनरी रीपोजेस्ड व्हेन सोल्ड बाय हायर परचेज वेंडर, ये क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ क्लास वर्क आंसर दे देगा। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, एकदम शांति से, घाई नहीं बच्चों। ये सम जब आप पढ़ोगे तो गुड्स रिपोजेशन हो रहा है तो आप लोग फाइंड आउट कर लोगे अग्रीड वैल्यू, WDV, लॉस, ठीक है। इतना हो जाएगा तो HP बायर की सिस्टम खत्म। अब ये गुड्स रिपोजेस कर देगा वेंडर। अब वेंडर उस माल को जब बेचेगा, रीसेल करेगा, तो क्या प्रॉफिट या लॉस आप क्वेश्चन 13 के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 13, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम का डिफरेंस रिसेंटली नवंबर 20 में पूछा गया है 4 नंबर के लिए। मतलब नवंबर 20 में देखो इस चैप्टर में से 12 नंबर का पोर्शन आया है, ठीक है। और सिंपल है, आपने अगर मेरे साथ सारी चीज़ें अच्छे से देखी है तो हमने सारी बातें कवर कर दी है। 4 चीज़ें, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट, नंबर 2 अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ HP बायर, HP वेंडर, नंबर 3 गुड्स रिपोजेशन के केस की अकाउंटिंग, एंड नंबर लास्ट इंटरेस्ट सस्पेंस की अकाउंटिंग, ठीक है। क्लास वर्क के मैंने आपको रेफरेंसेस दे दिए थे व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट। फिर जब मैंने होमवर्क एंड पास्ट एग्जाम उठाया तो होमवर्क एंड पास्ट एग्जाम के रेफरेंसेस मैंने आपको दे दिए। मतलब जिस बच्चे ने अब तक जेके शाह क्लासेस के अगर कोई स्टूडेंट ने होमवर्क एंड पास्ट एग्जाम सॉल्व ना किया हो, कैन आई से दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी। नाउ यू नो कि कौन सा क्वेश्चन रेफर करने से होमवर्क एंड पास्ट एग्जाम आंसर हो जाएगा। थॉरली उतना कर दो तो इफेक्टिवली पूरा हायर परचेज आपका कंप्लीट हो जाएगा।
एंड विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स आई एम कंक्लूडिंग कि टोटल 31 क्वेश्चंस है. विद दिस जेके शाह क्लासेस का क्लास वर्क, होमवर्क, पास्ट एग्जाम प्लस कॉन्सेप्ट मैंने आपका रिवाइज करवा दिया. क्या बोल रहा हूँ, रिवाइज करवा दिया. एंड मैंने रेफरेंसेस आपको दे दी. बाय द वे इन डिटेल चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. तो बस ये लेक्चर का उद्देश्य था कि एक दिन पहले बच्चा अगर ये सुन ले इतना तो हायर परचेज खत्म हो जाएगा उसका. ठीक है. आई होप प्यारे बच्चों आपने हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम के मीनिंग को, उसके स्कोप को, क्लास वर्क की रेफरेंसेस को, होमवर्क एंड पास्ट एग्जाम की रेफरेंसेस को अच्छे से नोटिस एंड रिकॉर्ड किया होगा. एंड आप लोग अपना बेस्ट दोगे इस चैप्टर में. एंड आई होप यू ऑल क्लियर विद द फ्लाइंग colors. With this, revision of hire purchase and installment selling is over. Goodbye. Thank you so very much.